एक मसला ये है कि पीए की जो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, की आवाज आ रही है? हाँ जुबिया, कैन यू हियर मी? आई कैन हियर यू नाउ सर। कैसे हैं ओके, आप? वेरी ठीक गुड। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश भाई, बहुत अच्छे एफर्ट है, शाबाश, अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। असद भाई से मेरी बात हो गई, वही कंट्रोल करेंगे सब कुछ, मुझे इन कर लेंगे जब वो चाहेंगे। ओके, ठीक। अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ।
ओके ठीक है। मैं सिर्फ ये दे दूं कि अभी वेटिंग लिस्ट ऑन है, तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे नहीं। 11:25 के बाद उनको मैं डालना शुरू कर दूंगी, क्योंकि अभी तक आई थिंक ओनली वन स्टूडेंट हैज जॉइंड, और आईओटी का थोड़ा सा एक हिकअप आया था, तो वही रिजॉल्व कर रही थी। चलो शाबाश शाबाश, बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक वो है, भी जवाब बिल्कुल देख रहे हैं, वो भी स्टार्ट हो जाता है विद इन 2 मिनट्स। जल्दी एक शाबाश सवाल शाबाश। है, देखो जी व्हाट सर। शुड आई डू? हमें सवाल लेने हैं खाली, हमें प्रेजेंटेशन भी देनी है, मतलब व्हाट सर इज द एलोकेशन? अच्छा सर, आई वुड सजेस्ट कि पहले आप प्रेजेंटेशन उनको दे दें, ताकि जी आपका बेसिकली मेंटर्स का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको क्लियरली पहले कम्युनिकेट हो जाए, फिर क्वेश्चंस हम एड्रेस कर लेंगे। दे शुड नो फ्यू। मैक्सिमम कितना टाइम है बेटा मेरे पास जी सर। आप देखें, प्रेजेंटेशन के? वी हैव टिल 1 PM, तो ठीक आप है, देख लें। बीए के जो टर्नआउट है वो कंपैरेटिवली कम है, तो ठीक है, आई ठीक वुड है, से कि अबाउट 60 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, तो आप उनको रख दें अगर 1 आवर क्वेश्चन आंसर के, तो बहुत टाइम होगा, तो 20 ठीक मिनट्स है। तो आप मैं आराम से ले 30 सकते। मिनट्स, 25-30 मिनट्स में प्रेजेंटेशन खत्म कर दूं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, आई वैसे डू। लोग देर से आते हैं, फाइव में ऐड, लोग देर से आते हैं, तो इसलिए आपको शुरू में कम लोग होंगे। और कोई बात नहीं, आप प्रेजेंटेशन भले बता दें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर ना, करियर सही है, काउंसलिंग सही है, है, एग्जैक्टली स्पेसिफिक क्वेश्चन। एग्जैक्टली सही है, एग्जैक्टली। सही ठीक है सर, मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स को डालना शुरू करती हूँ। सही है।
हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। जी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये एक्चुअली जो रेड बटन नजर आ रहा है ना आपको, अच्छा आई कैन मुनीब शेख और रमशा तारिक, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है और मेरी आवाज आ रही है? आई डोंट नो। मुनीब शेख एंड रमशा तारिक, आपको आवाज आ रही है और मेरी आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? कैन सी माय स्क्रीन? इनके पास माइक नहीं है, दे हैव नॉट एंटर्ड विद अ माइक। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई साहब आपको तो नजर आ रही है ना, स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे नजर आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक। ये इन लोगों से बात कर सकते हैं अगर, तो करा लें आप। हाँ एक्चुअली इनका तारुफ हो सकता है। हाँ तारुफ हो सकता है। दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग कि हम थोड़ा सा पूछ लें एक्सपेक्टेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी बहुत मुनीब, अच्छी मेहनत की है इन्होंने यार, बच्चों ने। बहुत जी बहुत जी अच्छी बात मुनीब, है। आपको यू आर इन वेटिंग रूम या आपकी आवाज कैसे आएगी? ये वेटिंग रूम है अभी, उसने लड़की ने इनको ऑन नहीं किया है। अच्छा अच्छा, आई गेस दे आर इन वो वेटिंग कह रही ना मैं एक एक करके करूंगी, तो आई थिंक रूम। उसको ओके आप एसएमएस करें या कि इनको आने दो एक एक ठीक करके। है ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम लैला, कैन यू हियर अस? हमारी आवाज आ रही है? यस जी जी आ रही है। जस्ट अ हेड्स अप, कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपनी तरफ से म्यूट किया हुआ है, तो आई वुड सजेस्ट दैट आप वो डिसेबल कर दें ताकि द मॉडरेटर कैन अनम्यूट यू एंड म्यूट यू अकॉर्डिंगली, बिकॉज जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा तो you will be asked to raise your hands so that the moderator can unmute you और आपके questions फिर हम entertain कर सकें आराम से. This is just a message to everyone. सिर्फ लैला थी जिनके पास option आ रहा था, so that's why I was asking. I think बाकियों ने कुछ तरह से mute किया हुआ है, so if you can disable that, that'd be great. आप बेशक अपने आप को mute रखें, but वो setting off कर दें बस. Thank you लैला. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे लोगों को प्रेजेंटेशन नजर आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आवाज आ रही है आपको? जी. ठीक है। Yes sir. बाकी लोग, एक मुनीब शेख हैं और रमशा तारिक है इनकी स्पीकर। आई डोंट हियर और यू नो। यस, कुछ इनके ही अपने तरफ से इनके सेटिंग ऑफ है क्योंकि मीटिंग की सेटिंग्स तो बाकियों पे कंट्रोल नहीं है. सर आई थिंक यू शुड बिगिन. स्टूडेंट्स आ रहे हैं.
We will be adding them one by one. Then you can begin. चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं। आई डोंट नो, कुछ लोग शायद प्रॉब्ली दे नो मी, क्या है, मैं फैकल्टी मेंबर इन DHSFR एंड आल्सो सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनल। अच्छा, ट्रेनिंग से पहले अगर लोगों का बैकग्राउंड एंड एक्सपेक्टेशन पता चल जाए तो बेहतर होती है, लेकिन बहरहाल आई डोंट नो दिस इज पॉसिबल और नॉट, लेकिन हम ये करेंगे कि एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे अबाउट व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस एंड व्हाट ए बिजनेस एनालिस्ट डज। और प्रेजेंटेशन थोड़ी लंबी है, प्रॉब्ली विल टेक 40 मिनट्स, लेकिन हम इसको 30 मिनट्स में या 25 मिनट्स में ख़त्म कर लेंगे। और इसके हवाले से कोई सवाल है तो वो ले लेंगे, या फिर BA का करियर के हवाले से कोई अगर क्वेश्चन है तो वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो बाकी लोग जो ज्वाइन करते जाएंगे वो ज्वाइन करते जाएं, तो वी शुड स्टार्ट, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, सिवाय इसके कि मैं सर्टिफाइड बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनल फॉर लास्ट 7-8 years, ठीक है। और फिर मैं इंडस्ट्री में काफ़ी अरसे से हूँ, और ओके ओके, ठीक है। चलिए हम डिटेल में दो चीज़ों को आज देखेंगे, और डिपेंड करता है कि हमारे पास अगर टाइम रहता हो प्रॉब्ली हम थर्ड चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट इज बिजनेस एनालिसिस, इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर बिजनेस एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली है क्या, ये दो चीज़ें आज हम गौर से देखेंगे। और बिजनेस एनालिसिस का एक और मॉडल है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है वो बिजनेस एनालिसिस की बॉडी ऑफ नॉलेज से ली गई है, जो IIBA का है। तो इनकेस अगर किसी को रेफर करना है तो ही और शी कैन हैव अ बॉडी ऑफ नॉलेज विद मी, ठीक है। ये किसी बुक से नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन डिपेंडिंग ऑन माय एक्सपीरियंस। नाउ वी विल डिस्कस टू बिजनेस एनालिसिस क्या चीज़ होती है, व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट, और बिजनेस एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? सारा कोई चैलेंज तो नहीं है? बिकॉज अगर आवाज आए तो मुश्किल हो जाएगी। नहीं सर, बिल्कुल क्लियरली आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। बिजनेस एनालिसिस होती क्या चीज है, इसको जरा देखिए, देन आई विल एक्सप्लेन। ये जो डिफरेंट कलर से चीजें लिखी हुई हैं, ये इसकी क्रक्स है, ठीक है। तो बिजनेस एनालिसिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ इनेबलिंग अ चेंज, ठीक है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज के अंदर कोई चेंज लाने की जरूरत है। अभी चेंज क्यों लाई जाएगी, प्रॉब्ली दैट इज अ नीड, ठीक है। तो वो नीड क्या है, और इस नीड से सोल्यूशन की तरफ कैसे जाना है, वो कौन सा सोल्यूशन है दैट विल गिव यू द वैल्यू, ठीक है। तो ये एक प्रिसाइज सी समरी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कहते हैं व्हाट इज कांस्टेंट इन एनी प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ चेंज, ठीक है। यानी अगर आपने प्रोग्रेस करनी है तो आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, बेहतर करना होगा। ये इम्प्रूवमेंट और बेहतरी इज ए चेंज, ठीक है। अभी क्या चीज इम्प्रूव करनी है, दैट इज नीड या दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं, ठीक है, तो दिस इज अल्टीमेट, यानी आपको चेंज चाहिए, एंड दिस इज द नीड, यानी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे वो डिफाइन करने की जरूरत है या रिकमेंड करने की जरूरत है। वो सोल्यूशन हर कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये सोल्यूशन वो होना चाहिए जो बेनिफिट दे, जो कोई वैल्यू दे टू द स्टेक होल्डर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट ये है कि चेंज करने के लिए, सोल्यूशन की तरफ जाने के लिए, यू नीड टू आर्टिकुलेट या क्लैरिफाई या क्रिस्टलाइज द नीड, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर, अच्छा, बिजनेस एनालिसिस खाली सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, इट कैन बी फॉर एनी फील्ड। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी हो सकती है, मैकेनिकल के भी अंदर हो सकती है। बिजनेस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, बिजनेस की नीड को आइडेंटिफाई करना। तो
बीए का काम जो है वो क्लैरिफाई करना है, जो कस्टमर बता रहा है उसमें से नीड को आइडेंटिफाई करना है, पहली बात। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज पे वो क्वेश्चन करता है, वो एनालाइज करता है और रैशनलाइज करता है, उसकी जस्टिफिकेशन देता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है एनालिसिस का, ठीक है। तो एक्चुअली इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं जाएगा, वैल्यू पर्सपेक्टिव से आएगा। तो वैल्यू कब मिलेगी? जब वो सोचेगा, एनालाइज करेगा और रैशनल बताएगा कि हाँ इनको ये जरूरत है और ये मिलना चाहिए। तो वो रैशनलाइज करने के लिए वो एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद कोई सोल्यूशन रिकमेंड करेगा, डिस्क्राइब करेगा या रिकमेंड करेगा। वो वाला सोल्यूशन हो सकता है कि देयर आर मल्टीपल सोल्यूशन नंबर 1, 2 एंड 3, लेकिन ये एनालाइज करता है कि कौन सा सोल्यूशन आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा या वैल्यू देगा, ठीक है। तो हम बिजनेस एनालिसिस को फिर समझ लेते हैं कि एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू शुड नॉट हैव एनी सोल्यूशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे डिजास्टर होते रहे, क्यों? लोगों ने प्रॉब्लम भी बताया और एक अजम्पशन की बेस पे सोल्यूशन भी ले लिया, उस सोल्यूशन ने उनको उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, ठीक है, और वो वैल्यू नहीं मिली। तो हम जरा देखते हैं कि बीए करेगा क्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल कोई? तो हम आगे चलते हैं। अभी थोड़ी सी बिजनेस एनालिसिस क्या करती है। बिजनेस एनालिसिस इट हेल्प्स यू टू स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जब भी आप कोई सोल्यूशन देंगे तो आपको टेक्स्ट समझना होता है, ठीक है, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को, स्ट्रक्चर को, डायनेमिक्स को समझना। देयर इज नो ग्रीन फील्ड कि फलानी जगह तो हो गया था, यहाँ नहीं हो सकता। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डायनेमिक्स, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को समझना। फिर आपको टेक्निक्स यूज करनी है कि एग्जिस्टिंग या करंट प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। और जो सोल्यूशन दे रहे हैं वो सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि व्हाट इम्प्रूवमेंट विल इट ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो वही वाली नीचे वाली चीज है, आर्टिकुलेट द नीड्स दैट डिलीवर द वैल्यू, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं। अब बिजनेस एनालिसिस क्या है, ये किताब से नहीं है, लेकिन ये मैं समझाने के लिए आपको। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पेन एरिया होंगे, कोई प्रॉब्लम होंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। विल हैव द अपॉर्चुनिटीज, कोई भी चीज हो सकती है, प्रोसेस, पीपल, एनीथिंग। तो ऑर्गेनाइजेशन के पेन एरियाज बताए जाते हैं। तो बीए उनको एनालाइज करता है और डिटरमिन करता है कि उनकी नीड क्या है, ठीक है। तो उनकी प्रॉब्लम को रूट कॉज करता है, ठीक है। तो पेन एरिया से एनालिसिस करके ड्राइव करता है बिजनेस की नीड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वरना उसकी डायरेक्शन गलत हो जाएगी अगर उसने रूट कॉज सही नहीं किया, उसने एनालिसिस सही नहीं किया। अभी करने के लिए क्या चीज सही होगी वो हम आगे देखेंगे, लेकिन बहरहाल ये करता है वो, ठीक है। तो बिजनेस फैक्ट्स निकालता है, बिजनेस की और ये सारी चीजें करने के बाद उस नीड से बिजनेस रिक्वायरमेंट समझाता है और उसकी बेसिस पे कहता है आपको ये कर लेना चाहिए। और समझ आ रही है? तो ये जो डिफरेंट कलर से मैंने ब्लैक और रेड जो है ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसको जरा समझिए, लेफ्ट साइड पे नीड है और राइट साइड पे सोल्यूशन है। अगर रीड को सही तरह से नहीं समझा और वो सोल्यूशन जो आप दे रहे हैं वो मैप नहीं करता है, तो वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। जैसे एक आदमी है, बीमार है, उस बीमारी को डायग्नोज नहीं किया और आप दवाई दे रहे हैं, तो वो दवाई कुछ नहीं करेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी, मसला हल नहीं होगा, ठीक है। अब ये जरूरी है कि उसके लिए आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है कि आपको वर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा खाली बिजनेस की नॉलेज नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन की लोग, ऑर्गेनाइजेशन का सोल्यूशन, ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बाज़ दफा आप ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को से आप लड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि पीपल आर सो स्ट्रॉन्ग कि आप बात सही कर रहे होते हैं लेकिन वो चेंज नहीं आ पाएगी। तो ये क्लियर है कि वी स्टार्ट विद एनी स्मॉलर प्रॉब्लम, लेकिन साइकिल यही है कि कोई भी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रूट कॉज करेंगे,
उसकी बेसिस पे आप एक सोल्यूशन रिकमेंड करेंगे। लेकिन ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट या डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रॉब्लम, छोटा सा प्रॉब्लम है तो 2 दिन में हो जाएगा, 2 घंटे में भी हो सकता है। लेकिन अगर बिगर प्रॉब्लम है तो यू नीड मोर एनालिसिस, ठीक है। तो इसलिए डोमेन की नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको नहीं है तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, मदद लेनी पड़ेगी, यू नीड टू लर्न, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके लिए आप करेंगे कैसे, ठीक है। तो हम जरा क्या ये हर चीज की दवा है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल हम देखते हैं। तो पहली चीज क्या करता है बिजनेस एनालिस्ट प्रोफेशनल, क्या करता है? अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट एक जनरलाइज आदमी नहीं होता है, उसको एक एरिया सेलेक्ट करना होता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो। तो ये बेहतर है कि वो एक एरिया को सिलेक्ट करे, जितनी अच्छी उसकी नॉलेज होगी उतना अच्छा वो एनालिसिस कर पाएगा, उसका एक्सपीरियंस होगा। अब देखिए बिजनेस एनालिस्ट, अभी एनालिसिस की बात करें, बीए की बात करें, बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है? जब आप प्रॉब्लम बताते हैं तो उसको डिस्कवर करता है, इलिसिटेट करता है, सिंथेसाइज करता है सवाल करके, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर उसको एनालाइज करके एक्चुअल नीड को निकालता है, इन्वेस्टिगेट करता है, क्लैरिफाई करता है कि आपको ऐसा क्यों चाहिए। वो टफ क्वेश्चन पूछता है, जानने की कोशिश करता है कि इससे फायदा क्या है, ठीक है। तो अगर आपकी नीड सॉल्यूशन से अलाइन नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि आप कुछ देंगे, यू विल गिव अस समथिंग एंड दैट डज नॉट सॉल्व माय प्रॉब्लम, तो ये वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। इट डज नॉट गिव यू द वैल्यू। ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ भी होता है, ठीक है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन ने किसी अजम्पशन की बेस पे एसएपी ले लिया या कुछ और ले लिया, अगर एसएपी तो हमारी नीड नहीं था, तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तो नीड को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया था कुछ लोगों ने आके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि नीड को क्रिस्टलाइज करना, आइडेंटिफाई करना और उसकी बेस पे अपने सफर को शुरू करना, द डायरेक्शन। अब बीए क्या करता है और बीए के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? लेफ्ट साइड पे देखिए, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है और आपको प्रॉब्लम बताएगी कि भाई हमारा ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये चीजें हैं जो शायद बीए को होनी चाहिए कि नीड्स आर एनालाइज्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन और वैल्यू पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव। ये मैं बताता हूँ भी क्या होता है। और एक्सपर्टीज ऑफ बिजनेस जितनी अच्छी होगी उतना आप टर्मिनोलॉजीज को समझ पाएंगे, उनकी वर्टिकल को समझ पाएंगे, वरना जरा मुश्किल हो जाएगी। फिर ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट सिंपल नहीं होती है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होती है, उसके सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। तो प्रॉब्लम बताया, अच्छा मैं बता देता हूँ कि नीड एनालिसिस, देखिए रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव ये होता है, बीए से पहले या बिजनेस एनालिस्ट से पहले सिस्टम एनालिस्ट होता था और वो टेक्नोलॉजिस्ट होता था। तो वो कहता था आप बताइए क्या बनाना है, तो जो बता देंगे वो बना देगा, उससे मसला हल होना हो या ना हो। तो मेरा जो आपने कहा था वो मैंने दे दिया, ठीक है। तो ऐसे बहुत दफा हुआ है कि आपने जो कुछ कहा था वो तो दे दिया मगर मेरा मसला नहीं हल हुआ, क्योंकि वो जो बता रहा है वो शायद टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, वो तो बिजनेस का एक्सपर्ट है। तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो सोल्यूशन उसके काम का नहीं था। वैल्यू पर्सपेक्टिव ये होती है कि ऐसा आदमी जो बिजनेस को भी समझता हो, टेक्नोलॉजी भी को समझता हो और एनालाइज करके बताए कि ये चीज आपको वैल्यू देगी और ये एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो बेनिफिट को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो वैल्यू पर्सपेक्टिव तो हो सकता है जो आप मांग रहे हैं वो ना दे, कुछ और दे जिससे आपका मसला हल हो जाए और आपको, ठीक है। तो ये वैसे ही है जैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और कहूँ ये चीज दे दो, तो क्या नहीं आपका मसला कुछ और है, ठीक है। अब ये बात है कि मैं अगर किसी बैंक में जा रहा हूँ और उनसे सवाल कर रहा हूँ और बैंकिंग मुझे आती नहीं है, तो दिस विल बी अ टफ। ये वैसे ही कि आप किसी जगह रिक्वायरमेंट लेने जाएं तो आप कहें पहले तो मुझे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एचआर की रिक्वायरमेंट लेने जा रहा हूँ तो पहले पूछूंगा एचआर होता है क्या है। तो वो जो रिक्वायरमेंट देने वाला है वो चिढ़ जाएगा कि ना आपको मैं ये समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा या मैं सॉफ्टवेयर बनवाऊंगा। तो प्रॉब्ली यू हैव टू हैव ए रीजनेबल नॉलेज, ठीक है। जितनी आपको अच्छी नॉलेज होगी उतना वो आपको एंटरटेन करेगा, ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें हैं जो आपको शायद पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप एनालाइज करेंगे। अब ये कुछ चीजें हैं जो शायद आपको पता होनी चाहिए। बीए की
कुछ टेक्निक्स हैं, नॉलेज एरिया है, देखेंगे अभी क्विकली 6 नॉलेज एरिया है, और तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा आपको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज एंड ऑपरेशन भी पता होना चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू टॉक टू देम, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पता हो, ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट पता हो, वरना आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम को उसके साथ फिर आप एनालाइज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप उनको बताएंगे कि भाई आपको ये कर लेना चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई अगर वेबसाइट बनाता है और मैं कस्टमर हूँ और मैंने आपसे पूछा कि भाई वेबसाइट बनानी है, तो वेबसाइट कितने में बन जाएगी और कितने दिन में और कितने पैसों में, तो आप एक रफ एस्टिमेशन दे देंगे कि भाई महीने भर में बन जाएगी और इतने लाख रुपए लग जाएंगे। अच्छा, यही प्रोजेक्ट है, इसको आप बड़ा कर लें, छोटा कर लें, लेकिन एज ए बिजनेस एनालिस्ट आपको ना प्राइस बतानी चाहिए, ना कॉस्ट बतानी चाहिए, ना टाइम बताना चाहिए। आपको पूछना चाहिए करेंगे क्या, व्हाट इज द कंटेंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर वेबसाइट, क्या करना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं, ठीक है। स्कोप को आइडेंटिफाई करें, एफर्ट्स को आइडेंटिफाई करें, और मजीद सवाल करें। अनलेस यू अंडरस्टैंड द एफर्ट्स, और फिर उसको एनालाइज करके फिर आप जवाब दें कि आपकी तो बहुत छोटी सी वेबसाइट है, ये 15 दिन में बन जाएगी। नहीं, आपकी तो बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है जो 3 महीने में बनेगी, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये ऐसे ही नहीं बस आपने जवाब देना है। तो दिस इज वेरी important कि you analyze, you understand the context, the scope and the depth of the problem, ठीक है। तो ये वाली चीज है ना, ये वाली नंबर 2। तो आपको बीए की टेक्निक्स आनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, और ये डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम ये आप डिस्कवर करेंगे, एनालाइज करेंगे, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि भाई ये करना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये ऐसा नहीं है कि बस आपने उसने बताया और आपने बता दिया कि भाई ये होना चाहिए। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 2 पॉइंट। उसके लिए जितनी डोमेन की नॉलेज अच्छी होगी, ये सब कुछ होगा। बीए क्या करता है, बीए अभी बात समझ में आ गई होगी कि प्रॉब्लम को एनालाइज करता है, रूट कॉज करता है, ठीक है, उसकी बेसिस पे सॉल्यूशन देता है, ठीक है। लेकिन एक और काम भी करता है, ये आपको हेल्प आउट करता है, ये फैसिलिटेटर और ट्रांसलेटर भी होता है। ये आपको स्ट्रेटजीज डिवाइस करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द बीए, अगर अर्ली करियर में तो शायद नहीं करेगा, लेकिन बहुत सीनियर है, सीआईओ लेवल पे है, यानी हेड ऑफ आईटी है, तो आपको स्ट्रेटजी बनाता है क्या करना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। क्रिएट और परचेज, तो क्रिएट और परचेज का मतलब है कि अगर आपके पास टीम है तो आप बनाएंगे, नहीं है तो आप खरीदेंगे, क्या करना चाहिए या कॉम्बिनेशन करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि ये होगा कैसे, ठीक है। फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू सोल्यूशन, एक डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट एक लंबा सफर हो सकता है। सॉफ्टवेयर बनवाना, रिक्वायरमेंट लेना, लोगों को सिखाना, चेंज करना, एक चेंज को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ फेल हो जाते हैं कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग रेजिस्ट करते हैं, लोग अनलर्निंग एंड न्यू लर्निंग नहीं करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो ये बीए का एक काम है जो बाकायदा सीखना पड़ता है कि चेंज कैसे प्लान होगी और कैसे मैनेज होगी। इसमें ह्यूमन एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट बिहेवियर्स, ठीक है, लोगों को चेंज को एक्सेप्ट कराना, ठीक है। बाय नेचर लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं, तो ये एक सीखने की जरूरत है, ठीक है। तो आखिरी वाली चीज है फैसिलिटेटर। अगर जो कुछ आप कर रहे हैं ना, ये अगर इसमें कोलैबोरेशन नहीं है तो ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं होगा। तो कैसे, व्हाट इज कोलैबोरेशन, व्हाट इज एंगेजमेंट, उसके लिए क्या करना चाहिए, व्हाट आर द टूल्स कोलैबोरेशन के लिए, ये सारी चीजें बाकायदा सीखनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम थोड़ा सा, अब ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी जो 10 साल का बीए का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से इट इज नॉट ओनली कंप्यूटर साइंस, इट इज नॉट मैनेजमेंट साइंस। तो ये कॉम्बिनेशन है जो आपको ऊपर वाली चीज जो है ना, वो खाली डॉक्यूमेंट बनाने की हद तक सही है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग आती हो, डॉक्यूमेंट कैसे बनता है, एसआरएस कैसे बनता है, या कौन से मॉडल करनी है, कौन सी नहीं करनी है,
लेकिन दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है। आपको इम्प्लीमेंटेशन के, रेजिस्टेंस के चैलेंजेस पता होने चाहिए, आपको डिफरेंट मेथडोलॉजीज पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा। रिक्वायरमेंट वाटरफॉल से लूंगा लेकिन डेवलपमेंट एजाइल से करूँगा, तो क्यों करूँगा, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स भी आनी चाहिए, वाई एंड, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाला या कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट है। लेकिन इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है लोगों को कन्विंस करना, लोगों की सुनना। अच्छा, कम्युनिकेशन डज नॉट मीन खाली अपनी बातें सुनाना, लोगों की सुनना, लोगों को अभी कम्युनिकेशन आपकी बहुत तरह से होगी, प्रेजेंटेशन हो सकती है, डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है, वर्बल हो सकती है, लेकिन जो पीपल मैनेजमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये वाला जो रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइजिंग टेक्निक्स या एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है। तो ये वही बात है, सिस्टम एनालिस्ट जो है वो क्या करता है, वो रिक्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से जाता है, बिजनेस एनालिस्ट जो है ना वैल्यू पर्सपेक्टिव से जाता है, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कि वो सवाल करेगा क्या करना है, क्यों करना है, और बहुत मुमकिन है कि वो क्या जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो अभी मैं एग्जाम्पल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बात ये कह रहा हूँ कि तो इसके लिए आपको जब आप निगोशिएट करेंगे और समझाएंगे, ट्रांसलेटर होंगे किसी को, तो उसके लिए उसकी डोमेन की नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतना आप कन्विंस कर पाएंगे, सारा कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, मैं जरा तेजी से जा रहा हूँ बिकॉज आई हैव गॉट लिमिटेड टाइम, मुझे बताया गया 25-30 मिनट है, तो सुनते जाइए और सवाल लिखते जाइए। तो अगर आपको कोई सवाल है तो फिर हमारे पास विल हैव एनफ टाइम, एम्पल टाइम, तो हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा मॉडल बनाया है कि रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये वही चीज है कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की एक नॉलेज है जिससे आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, लेकिन अगर ये बहुत अच्छी है और लोग मैनेज नहीं हो रहे, ट्राई अंडरस्टैंड, एक सिमुलेट सिचुएशन है कि आप एक आदमी के पास जा रहे हैं जिसकी आप शक्ल देखना नहीं चाहते और आप उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, would you be able to get the information and would you be able to develop a document? Answer is no. तो रिलेशनशिप बिल्ड करना, लोगों को समझना, लोगों के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना, पता नहीं आपने देखा होगा बाज लोग बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं और बाज लोग नहीं दोस्ती कर पाते हैं। तो बीए के रोल में ना रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्रोफेशनल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिश्तेदारी नहीं करनी है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप करनी है, तो वो सीखना पड़ता है आपको, ठीक है। तो लोगों को कैसे हैंडल करना है, गुस्से वाले आदमी को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू कलर में, लेकिन ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीजें जाके आप गुड बीए बन पाएंगे। लेकिन ये वाली चीज है कि अगर आपकी एनालिटिकल अप्रोच, तो मैं एग्जाम्पल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ लोग होते हैं जो एनालाइज नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्विकली, ठीक है। तो इंजीनियरिंग अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है, तो ये वो वाली चीज है। तो डोमेन की जितनी अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, तो खाली ये नहीं है, इनमें से कोई चीज भी आपकी अच्छी हो। आई वाज सरप्राइज कि मैं एक बीए की ट्रेनिंग दे रहा था, तो एक सप्लाई चेन का मैनेजर बैठा हुआ था दुबई से, तो ही सेड कि आई एम नॉट अ कंप्यूटर साइंटिस्ट, लेकिन मुझे बीए सीखना है। तो उसकी ये चीज बहुत स्ट्रांग थी और शायद कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग थी, यही चीजें सीखनी थी उसको। तो आई वाज सरप्राइज, ठीक है। अब हम जरा देख लेते हैं कि कोर कॉन्सेप्ट मॉडल होता है कि ये जो चीजें आपने देखी हैं तो जरा समझ में आएंगी कि करना क्या है। ये 6 चीजें जो आपने सुनी होगी ना, नीड, सॉल्यूशन, चेंज, वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट, स्टेक होल्डर, या बात सुन रहे हैं मेरे मुंह से, ठीक है। तो यही चीजें हैं जो शायद बीए के कोर कॉन्सेप्ट मॉडल में, और इनको हम बिजनेस एनालिसिस का कोर कॉन्सेप्ट मॉडल कहते हैं। तो हम जरा देख लेते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रही है तो ये चीजें कैसे हमारे काम आएंगी। तो ये मॉडल है, ठीक है। तो ये हर चीज एक दूसरे से मिली हुई है। ये देखिए नीड से, ये नीड है, नीड से सोल्यूशन की तरफ जाना है, ठीक है। नीड से सोल्यूशन की तरफ जाना है, नीड से सोल्यूशन की तरफ जाना इज ए चेंज, ठीक है। प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट ये भी है, बट नीड से यहाँ तक जाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इज ए चेंज। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन के पास
कोई ERP नहीं था तो ERP लग गया, इज ए चेंज, या पुराना ERP था नया ERP लग गया, दैट्स अ चेंज। ठीक है, सॉफ्टवेयर लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, लोगों को ट्रेनिंग होगी, दैट्स अ चेंज, इट्स अ बिग टाइम चेंज। ठीक है, ये क्यों होगी? इसलिए कि बिकॉज वी वुड लाइक टू इम्प्रूव, ठीक है, अपनी फंक्शनैलिटी को, अपने प्रोसेस को, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा होता रहेगा, चेंज आती रहेगी और नीड होगी। भी नीड किसकी होगी? ये लोगों की होगी, स्टेक होल्डर की नीड होगी। स्टेक होल्डर की नीड होगी और ये कहेंगे भाई ये हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल 4 रिपोर्टें चाहिए स्टेक होल्डर को, तो आप दे देंगे, तो दैट्स अ सॉल्यूशन। दे देना इज ए चेंज। ठीक है, जब इनको वो 4 रिपोर्टें मिल जाएंगी तो इनको फायदा हो जाएगा, ये बहुत सारी चीजें देख पाएंगे, तो दैट्स अ वैल्यू। ठीक है, तो हम इसको एक एक करके जरा देख लेते हैं। ये बॉडी ऑफ नॉलेज है। बेबॉक का मतलब है बिजनेस एनालिसिस बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इफ वी स्टार्ट विद अ नीड, अब ये नीड हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है और कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है बट हम कहते हैं कि ये नई चीज करनी चाहिए। ठीक है, तो दैट्स अ नीड। ठीक है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए चाहे वो सॉफ्टवेयर का सोल्यूशन हो, अब ये जरूरी नहीं है खाली सॉफ्टवेयर हो, बिजनेस का प्रोसेस भी चेंज हो सकता है, लोगों की ट्रेनिंग भी हो सकती है, अब ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड। ठीक है, हम क्योंकि टेक्नोलॉजी के लोग हैं तो हम कह रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाना, लेकिन सॉफ्टवेयर के अलावा हो सकता है कि प्रोसेस इंप्रूव करना हो या लोगों को ट्रेनिंग देनी हो, तो कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नीड। जब आप ये नीड पूरी करेंगे तो ये नीड होगी किसकी? सॉरी, नीड होगी किसकी? ये लोगों की होगी। ठीक है, तो स्टेक होल्डर इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दैट मॉडल, जो बताएगा कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम बता रहे होंगे और आप उनको सोल्यूशन दे रहे होंगे। ठीक है, अब ये वाली चीज जो है ना, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है जिसमें फलानी चीज लग गई है, लेकिन फलाने बैंक में नहीं लग सकती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द कल्चर, व्हाई? बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चेंज आप ला रहे हैं वो लोगों को एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, तो वो शायद देखने की जरूरत है। यू विल नॉट हैव द ग्रीन फील्ड, कि आप जरूरी नहीं है कि आप सही बात बता रहे हो तो लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लें। ठीक है, तो एनवायरमेंटल लिमिटेशन हो सकती है, कल्चर हो सकती है, या इंफ्रास्ट्रक्चर की हो सकती है, जो फिलहाल नहीं होगी। तो उन लिमिटेशन एंड कंस्ट्रेंट के अंदर ही मसला हल करना है आपने। आपने ये नहीं कहना है कि यहाँ तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है एक आपकी एबिलिटी टू कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे तो आप वैल्यू दे पाएंगे। तो फिफ्थ कंपोनेंट जो मॉडल इज मसला हल करें, आप उसको वैल्यू दें। ठीक है, और ये सब जब आप कर लेंगे तो दैट्स अ चेंज। ठीक है, जिसको आप प्रोजेक्ट भी समझ सकते हैं कि ERP का ना होना और ERP लग जाना, चलने लगे, डेटा डल जाए, दैट इज ऑल चेंज। रिक्वायरमेंट दी, ERP बनाया, लगाया, डेटा डाला, लोगों को ट्रेन किया, ये सारी चीजें चेंज है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो लोगों का एक्सेप्टेबल होना, चेंज को एक्सेप्ट करना, ये चेंज नहीं होगी अगर ये लोगों का माइंडसेट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे जो हो सही रहा होगा लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। तो ये एक अलग साइंस है कि चेंज मैनेजमेंट एक साइंस है जो आपको BA को आनी चाहिए कि भाई पहले ये करने की जरूरत है, ओनली देन पीपल विल एक्सेप्ट। ठीक है, चलिए, तो ये बस दैट्स द लास्ट स्लाइड। उसके बाद कुछ है लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट नॉलेज एरियाज। हम सवाल ले लेंगे। तो ये वो वाली चीज है कि ये स्टेक होल्डर्स की नीड होगी और नीड का सोल्यूशन देना होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम नीड टू, अब ये डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन ये आप इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं जा सकते, इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जा सकते। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, स्टेक होल्डर को क्या आता है क्या नहीं आता, कितने पैसे हैं, टाइम की लिमिटेशन, ये सारी लोकल लॉज, ये सारी से बाहर नहीं जा सकते आप। यू आर नॉट हैविंग ए ग्रीन फील्ड, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, ये नॉलेज एरिया को हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम बाद में कर लेंगे। तो आई डोंट नो, मैंने डिस्कस करने की तो एनी क्वेश्चन सो फार, अगर आपने नोट कर लिया हो तो मुझे
जी एनीबॉडी, बात समझ में आई या नहीं आई? आई कैन सी सर्टेन स्टूडेंट। शफाक जी थैंक यू जी, सर। मैं फिर वन बाय वन अनम्यूट करती हूँ हमजा अब्दुल पार्टिसिपेंट्स। मजीद साहब। बिल्कुल वन बाय वन है, फर्स्ट कम बेसिस पे, सो प्लीज वेट पेशेंटली फॉर योर टर्न। हमजा, प्लीज आप अपने क्वेश्चंस या कमेंट्स शेयर करें। जी हमजा सवाल करेंगे, अपने आप को अनम्यूट कर लें। हमजा अनम्यूट कर लें, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मेरा बोलेंगे, ये जोर से बोलेंगे ताकि सर सवाल सुन लें। जी जी मेरा ये सवाल था कि इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कि आप जब स्टेक होल्डर्स के साथ बैठते हैं और आप मीटिंग्स करते हैं किसी भी सोल्यूशन के ऊपर, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर आप कर भी देते हैं तो एक हमारे पास कल्चर होता है कि डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ने का एक कल्चर होता है, क्योंकि लोग अमूमी तौर पे बहुत शॉर्ट हैंडेड होते हैं, रिसोर्सेज होती नहीं है, तो वो काम में इतना बिजी होते हैं। स्पेशली हमारी जो डेवलपमेंट टीम है तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते। तो जो आपके एग्रीमेंट्स हुए हुए होते हैं, तो उसकी कोई मतलब उसका वेटेज उस तरह से नहीं आता, तो आप कैसे इंश्योर कर सकेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट भी कर दिया है, हमारे अग्रीड अपॉन एनालिसिस को, एनालिसिस क्लोज भी हो गया है, लेकिन डॉक्यूमेंट साइन ऑफ नहीं आ रहा और डेवलपमेंट की टाइमलाइंस और एफर्ट शेयर नहीं हो रही, तो आप एक जगह फंस गए हैं मतलब कि। जी सवाल क्या है? ये तो आपने स्टेटमेंट दे दिया ना कि पढ़ भी नहीं रहा है और क्या नाम है, देख भी नहीं रहा है, और हमने डॉक्यूमेंट भी बना के दे दिया है तो बिजी बहुत है। ये तो स्टेटमेंट है, सवाल क्या है हमजा? अच्छा चलिए, हमजा की आवाज नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये यही प्रॉब्लम है कि भाई इसको कैसे हैंडल करें। आई गेस ये सवाल है, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया कि देयर आर 3 पार्ट्स। हमजा कोई सवाल है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, आई डोंट नो। हमारा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका यही है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, हम वी गॉट एम्पल टाइम, हमारे पास 1 घंटा है अप्रोक्सीमेटली, 1 बजे तक है, तो जिसको अभी सवाल है तो देखिए देयर आर 3 सेगमेंट्स। अभी हमने पढ़ा ना कि डॉक्यूमेंट बनाना एक पार्ट है, लेकिन सॉल्यूशन देने में लोग हैं, लोगों का बिहेवियर है, लोगों का कोलैबोरेशन है, ठीक है। वो तो आपने डिटरमिन ही नहीं किया, उसके पास तो टाइम ही नहीं था, और आपने रिक्वायरमेंट लेना शुरू की। उसने कहा भाई आपको किसी के पैसे दिए थे, आपको बुलाया था ना, आप करेंगे, मेरा काम डॉक्यूमेंट थोड़ी पढ़ना है। ये उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो इसका मतलब है आपने जाने से पहले कोलैबोरेशन को इनेबल नहीं किया, कोलैबोरेशन की चीजों को नहीं देखा, उसके माइंडसेट को नहीं देखा। देखिए रिक्वायरमेंट लेने से पहले देयर हैज टू बी सर्टेन डिसीजन, जिसको हम कहते हैं गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस क्या है कि देखिए बीए आया है, आपसे रिक्वायरमेंट लेगा, और डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, छोटी सी चीजें तो शायद 2 दिन आऊंगा, लेकिन कोई बड़ी चीजें तो शायद 2 हफ्ते आऊंगा, और इससे बड़ी चीजें तो 2 महीने आऊंगा। तो 2 महीने आके करूंगा क्या? चाय पीने और बिस्किट खाने थोड़ी आ रहा हूँ। मैं आपसे बैठूंगा, घंटों मुलाकात करूंगा, तो व्हाट इज द मैंडेटरी थिंग? यू नीड टू स्पेयर टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर आप ये नहीं करेंगे, मुझे बताएंगे नहीं, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। दिस इज मैंडेटरी that at least 25% टाइम अपनी एंगेजमेंट से निकाल के इस प्रोजेक्ट को देंगे। दैट इज मैंडेटरी। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, अगर ये नहीं कर रहा है तो प्रोजेक्ट फेलियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अपना भी काम करता रहूंगा और सॉफ्टवेयर खुद ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर ये है कि जनाब कौन सा आदमी मुझे मिलेगा? वो आदमी जो निकम्मा है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं करता, या मुझे राइट आदमी चाहिए? वो तो बहुत काम का है भाई, वो तो 3 लाख रुपए का आदमी है, वो हम आपको कैसे दे दें? देयर आर सर्टेन थिंग्स मैंडेटरी फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर वो आदमी जो नॉलेजेबल है, वो समझा पाता हो, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, उसके इंटेंशन अच्छे हो, ये सारी प्रीरिक्विजिट्स हैं। फिर वो आपके साथ बैठे और रिक्वायरमेंट लिखे, और खाली रिक्वायरमेंट जब हम लिख के चले जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट बना के आएंगे, उसके बाद घंटों उसको बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इज दैट व्हाट ही वांट्स।
तो उसको वैलिडेट करना भी जरूरी है। अच्छा, शुरू करने से पहले ये डिसीजन है, रिक्वायरमेंट कौन देगा, इसको रिव्यू कौन करेगा और इसको अप्रूव कौन करेगा, ये जाने से पहले बात करनी है भाई। तो ये सारी चीजें कोलैबोरेशन को एनेबल करेंगी। उसको तो अपना रोल ही नहीं पता था, वो तो एज्यूम कर रहा था कि मैंने आपको बस सुना दी जनाब मुझे 2 किलो बिरयानी चाहिए तो 20 किलो कर दें आप, ज्यादा लोग आ गए। तो ऐसे नहीं सॉफ्टवेयर बनता है। ही हैज टू सिट एंड एक्सप्लेन एंड गिव अस वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना, किसी ने कहा बहुत जबरदस्त बैंकिंग सॉफ्टवेयर बना दो, तो क्या बना देंगे आप? नहीं भाई, आपको मॉड्यूल डिवाइड करने पड़ेंगे, ब्रांच बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, फिर उसकी स्क्रीन तक जाना पड़ेगा, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, WBS जिसे आप कहते हैं। तो उसको टाइम देना पड़ेगा ना, वो टाइम नहीं दे पाएगा तो फिर कैसे होगा? तो ये मैंडेटरी है। देयर आर सर्टेन थिंग्स, जिसका मतलब है ना पीपल हैंडलिंग आनी चाहिए, उसमें इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो, ये वाली चीजें जो जरूरी है। आप एज्यूम करिए आप ऐसे आदमी से रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं जिससे आपकी दोस्ती है और उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट लेना उससे आप जबरदस्ती भी पढ़वा लेंगे। लेकिन ऐसा आदमी जिसको आप जानते ही नहीं है, उसको आप दे रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहा, तो यू वोंट बी एबल टू कंट्रोल पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हैंडलिंग पीपल। हैव आई आंसर्ड द क्वेश्चन हमजा? जी सर, बिल्कुल जी। और कोई सवाल? जी शफक पूछिए। सर मेरे आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस। सर मेरा शफक थोड़ी सी आवाज आपकी हल्की आ रही, तेज बोलेंगी? सर मेरे पास टू द माइक। 2-3 क्वेश्चंस है मेरे। सर जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कहा था अगर कोई बंदा है जो नहीं चाह रहा कि हम लोग चेंज की तरफ जाएं, कि जिस तरह लोग रेजिस्टेंट होते हैं टू चेंज, ये तो बात ठीक है, लेकिन जिस तरह आपने बात की कि ERP चाहिए, अब आपको कोई क्यों बोलेगा कि मुझे ERP चाहिए या मुझे ये चेंज चाहिए, ठीक है, मुझे ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए, जबकि उसको नीड नहीं है। अगर उसको नीड होगी, अगर वो चेंज चाहेगा तो ही वो आपको बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट इनिशिएट करो, ये नहीं। सर हेलो। जी जी। जी सर। शफक, आप हाँ एक काम कर रहे हैं, आप अपने सारे क्वेश्चंस बता दें एंड देन सर इकट्ठे आपको फिर जवाब दे देंगे। चलिए ठीक है। सर मेरा यही सवाल है। सर मेरे पास 2-3 क्वेश्चन थे। सर ये वाला मेरा पहला क्वेश्चन था कि अगर आप रेजिस्टेंट टू चेंज हैं तो वो आपसे क्यों चाहेगा कि आप ये चीज़ बनाएं अगर वो रेजिस्टेंट टू चेंज है इतना। और दूसरा मेरा था कि एक रिक्वायरमेंट इंजीनियर होता है और एक बिजनेस एनालिस्ट होता है। पहले हमारे पास ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स ली जाती हैं, ठीक है, फिर फिल्टर किया जाता है कि ये चीज़ बनाना ज़रूरी है और इस तरह करके, और फिर बिजनेस एनालिस्ट का काम आता है। तो ये दोनों मर्ज नहीं हो जाते जब हम नेगोशिएशंस करते हैं क्लाइंट से, और उन्हीं के अंदर आपने कहा कि हम मनी की डीलिंग नहीं करते, मनी की नेगोशिएशन नहीं करते, तो वो क्यों नहीं करते? मतलब टाइम की तो वो आती है कि जब तक आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं ले लेते तो आप टाइम तब तक नहीं बता सकते, लेकिन मनी की नेगोशिएशन तो बिजनेस एनालिस्ट करेगा या नहीं करेगा। और डोमेन जो है अभी, मतलब हम लोग इसका स्टार्ट आउट कर रहे हैं, तो हम लोग अभी डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह आपने सप्लाई चेन की बात की, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने की बात की, IT साइड की बात की, तो अभी हम लोग इस तरह फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो अभी हम डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास जॉब की इतनी फिर ऑफर्स नहीं होती, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट एक्सपीरियंस फील्ड है, तो आपको मोस्टली मतलब एज ए अप्रेंटिस लिया जाता है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हो गए। पहला सवाल ये है कि आपका अजम्पशन ये है कि लोगों को प्रॉब्लम पता होती है और वो बताता है कि मुझे ERP चाहिए। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल, आखिरी वाला सवाल ये था कि हमें करियर सेलेक्ट करने के लिए जो कुछ करना है कि नहीं करना है, क्या नहीं पता होना चाहिए। अच्छा देखिए सर इनका फर्स्ट क्वेश्चन वो ये था कि क्योंकि पीपल रेजिस्टेंट टू चेंज, तो व्हाई वुड समवन अप्रोच यू कि जी मुझे इस चीज़ की नीड है, अगर वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये उनकी नीड है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था इनका।
ये सेकंड क्वेश्चन था। चलिए देखिए, होता क्या है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा है या टॉप मैनेजमेंट है उसको प्रॉब्लम पता होती है, ठीक है। वो स्पॉन्सर होता है, वो बुलाता है और वो कहता है कि मुझे मैं बैंक चला रहा हूँ और मेरी ऑटोमेशन अच्छी नहीं है, या मैं कंपनी चला रहा हूँ मेरी ऑटोमेशन नहीं है। तो टॉप का आदमी जो है या टॉप टीयर जो होती है वो प्रॉब्लम के लिए बुलाती है। दरमियान की टीयर या जो बिल्कुल नीचे वाली टीयर है जो एक्चुअल कीबोर्ड को यूज करती है, वो वाली इन चीजों को एनालाइज नहीं कर पाती है या वो इन चीजों से एग्री नहीं करती है, ठीक है। तो बहुत दफा होता है कि कोई चीज है जो हमें पता है इनएफिशिएंसी है, लेकिन किस वजह से ये नहीं पता होता, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जी 4 रिपोर्टें चाहिए तो उसको मालूम है कौन सी रिपोर्टें चाहिए, उन छोटी चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम 10 साल से बिजनेस में हैं और हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही है, तो ये एनालाइज करने की जरूरत है क्यों नहीं बढ़ रही है। या तो टीम सही नहीं है, या हमारी मार्केटिंग सही नहीं है, या हमारी ऑटोमेशन सही नहीं है। तो ऐसा बहुत दफा होता है। चलिए मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि मिडिल ईस्ट में मैं एक जगह था, तो वहाँ एक बेवरेज कंपनी ने, कोका कोला ने SAP भी लगाया हुआ था और इनका BI का टूल भी लगाया हुआ था। अच्छा, आपको पता है कि जो दूसरी कंपनियां होती हैं, पेप्सी, वो फिर देखती है कि ये क्या करें तो वो हम भी करें, तो उनके पास भी वही टूल SAP भी था। तो यहाँ के लोग वहाँ चले गए, वहाँ के लोग सैलरी के बाद यहाँ आ गए, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने ये लगाया है। तो जो फायदा कोका कोला में हो रहा था वो पेप्सी ने वो सारे टूल लगा लिए, लेकिन वो फायदा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब ये देखना है कि जो सब वो कर रहे हैं उन्होंने भी स्टेप लगाया हुआ है और बिजनेस एनालिसिस की भी है, उन सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उनको मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है। अब ये एनालाइज करने की जरूरत है कि चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो एक कल्चर होता है, माइंडसेट होता है। तो ये इस तरह से ना कि भाई अगर आपने BA लगा दिया है तो यू कांट हैव दैट बेनिफिट्स व्हिच कोका कोला इज हैविंग, ठीक है। तो वो एक कंपोनेंट मिस हो गया या कोई और चीज मिस हो गई, तो ये बिजनेस को नहीं समझ में आएगा। ये कोई आदमी होगा, अच्छे टेक्नोलॉजी के लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि क्या है, ठीक है। तो हो क्या रहा था कि पेप्सी के अंदर सेल्स की जो इंफॉर्मेशन है उसमें 5-6 आइटम डलते हैं, उसमें बहुत जो जिससे उनकी परचेज ऑर्डर बन जाती है। कोका कोला में वो 25 आइटम डालते हैं, जिससे वो रीजन को भी देखते हैं, ये भी देखते हैं। तो एनालिसिस तभी हो सकती है ना जब डेटा है। डेटा तभी बताएगा ना जब पड़ा हुआ है। डेटा में कुछ है ही नहीं तो वो एनालिसिस कैसे होगी? इसलिए वो रिपोर्ट नहीं मिल रही, वो फायदा नहीं हो रहा, सारी चीज नहीं हो रहा। तो दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो जब आप किसी बिजनेस में जाएंगी और समझेंगी तो फिर आपको शायद समझ में आएगा कि यस, डेप्थ इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से देखने से आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाऊं तो वो मुझे ये नहीं बोलेगा मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे बोलता है अच्छा साहब मेरी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, ठीक है, तो आप बताइए कैसे कम करूं। टोयोटा की कम है, मैं सुजुकी हूं, मेरी हाई है, बताइए कैसे कम करूं। तब मुझे स्टडी करनी पड़ेगी, या मुझे पहले से पता हो कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में क्या क्या चीजें। तो ये देखने की जरूरत है। अब सेकंड सवाल आपका रेजिस्टेंस टू चेंज। अब देखिए ये एक थ्योरी, पहली चीज तो ये कि ऊपर से कोई आदमी आएगा जो पैसे दे रहा है, वो कहेगा काम करना है, ठीक है। इसको यूं समझ लीजिए क्या, एक बच्चे का मैथ्स वीक है और अब्बा ने ट्यूशन लगा दिया, तो बच्चा तो नहीं पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन अब्बा कह रहे हैं पढ़ाओ इसको। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है कि टॉप मैनेजमेंट कहती है करना है और मिडिल मैनेजमेंट या टॉप टीयर कहती है चल तो रहा था, क्या मसला है, मुझे तो तनख्वाह मिल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। लेकिन टॉप मैनेजमेंट को नेक्स्ट गियर में जाना है, इसलिए वो कहती है नहीं चेंज चाहिए हमें और नेक्स्ट स्टेज में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। देखिए 2-3 चीजें हैं जो शायद आपको समझने की जरूरत है। ये ह्यूमन क्या है, ह्यूमन लॉ ऑफ इनर्शिया पे चलता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है कि जैसे है बस वैसे ही ठीक है, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा तब्दील होने की जरूरत नहीं है, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, कल्चर, सारी चीजें ना, ये इंसान है। तो आप कहेंगे ऐसे नहीं ऐसे करो, तो फिर वो उसको रेजिस्ट करेगा। तो ये इंसान की नेचर है, इसको कैसे हैंडल करना है ये सीखना पड़ता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट कैसे देनी है, बैठना कैसे है, नया सॉफ्टवेयर कैसे लगाना है, पहले वाला सही था, ठीक है। तो ये एक चेंज है, इसको सीखना पड़ेगा कि ह्यूमन साइकोलॉजी को कि अच्छा इसमें होता क्या है कि जो BA है वो शायद उन लोगों का बॉस नहीं है, तो BA नहीं चेंज करेगा,
ये सिर्फ एडवाइस करता है कि देखिए एक्सप्लेन करेगा। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां लोग रेडी ना हो वहां चेंज नहीं हो सकती। पहले इंपॉर्टेंट काम ये है कि लोगों की रेडीनेस। अब वो थोड़ा टाइम भी हो सकता है और बड़ा टाइम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो देयर आर फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट कि वो सही लेके चल रहे थे लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने जबरदस्त रेजिस्ट किया और उनको चलने नहीं दिया। तो ये एक चेंज मैनेजमेंट का इशू है ह्यूमन साइकोलॉजी को, कि किस तरह से स्लोली ग्रेजुअली लेके चलते हैं, सक्सेस दिखाते हैं, फिर लोगों को अपने साथ करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आता है। ठीक है, ठीक है। तो ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये है कि देखिए अभी शायद आपको जरूरत नहीं है किसी कैरियर को सिलेक्ट करने की। देयर आर 3 सेगमेंट। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट अच्छा बनाना आना चाहिए। अभी आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ ली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ ली, तो आपको पता होना चाहिए एसआरएस कैसे बनाया जाता है। तो ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग करिए एंड गो इनटू द फील्ड, ठीक है। और पाकिस्तान में रहना है तो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स, पाकिस्तान से बाहर जाना है तो देयर आर डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है ना। तो ये आपको देखना होगा। पाकिस्तान में रहना है तो बैंकिंग है, फार्मास्यूटिकल है, ऑयल कंपनीज है, ये वो लोग हैं जो बीए को हायर करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखना होगा कि थोड़ा सा पढ़ के मुझे कौन सा एरिया है, तो फिर ग्रेजुअल होगा आपका। हमजा मैं जरा शफक को जवाब दे दूं फिर आपका सवाल लेता हूँ। फिर आपको अपनी पर्सनैलिटी को देखना होगा कि व्हाट इज नेचुरल फॉर मी, कौन सी चीज मुझे ज्यादा आसानी से समझ में आ रही है। इज इट बैंकिंग, इज इट फार्मा, इज इट समथिंग एल्स। तो उस एरिया में फिर आपको टाइम लगा के सीख के, ये स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो पहला आपने क्या किया, अपनी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की नॉलेज को अच्छा कर लिया, फिर आपने डोमेन को अच्छा कर लिया, और साथ साथ आप अपनी पीपल हैंडलिंग को सीखेंगे। पीपल हैंडलिंग कैसे सीखेंगे, आप दावतों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, खैर आजकल तो लॉकडाउन है नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारत ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। लोगों की 4 किस्म की पर्सनैलिटी होती है, उनके 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 16 किस्म की पर्सनैलिटी, MBTI अगर आप पढ़ेंगे तो हाउ टू एनालाइज पीपल। तो अगर आपकी नॉलेज नहीं है तो आपको 2 महीने लगेंगे लोगों को समझने में, लेकिन अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप 20 मिनट में सीख जाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। तो ये तीसरी चीज है जो शायद आपको सीखने की जरूरत है। ग्रेजुअल है, आज नहीं आपको होगा। हो सकता है कि आप किसी एरिया में जाए और आपको लगे ये डोमेन आपके लिए नहीं है। तो व्हाट इज नेचुरल, तो अभी तक कौन सी चीज है जो आपको आसानी से समझ में आती है। अब अगेन ये इंडस्ट्री जो भी है उसी के हिसाब से आपको चलना होगा। इंडस्ट्री पाकिस्तान की इंडस्ट्री कुछ और है, कहीं और आपको जाना है, करियर बनाना है तो वो कुछ और है। तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। ये स्पेशलाइजेशन है। MBBS करने के बाद फिर आपको स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पर भी ऐसी है। तो अभी नहीं पता, कोई बात नहीं, तो डिफरेंट जगहों पर जाइए, लोगों से देखिए। तो कम से कम आपको 2 साल लगेंगे अपने आप को एक्सपर्ट बनाने में। तो पहला मेरा ख्याल है कि आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे अच्छा होगा, अच्छा क्या चीज होती है जिससे कस्टमर को समझ पे आए, ये सारी चीजें। तो दैट्स ग्रेजुअल, ठीक है। शफक हैव आई आंसर्ड द ऑल 3 या कोई चीज रह गई तो फिर से पूछ लें। सर इनका एक और कंसर्न था, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड बिजनेस एनालिस्ट के जो रोल्स हैं वो कितने सिमिलर हैं या कोई पॉइंट आता है जहाँ वो ओवरलैप होता है, एक ये भी क्वेश्चन था इनका। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ सबसेट ऑफ बीए, ये बताया था ना अभी आपको। अभी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो थी ना, वो अभी मैंने आपको एक मैं डायग्राम दिखा देता हूँ ना, जो 3 वो दिखाई थी मैंने आपको, ये वाली। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग ये वाली जो डायग्राम है ना, ये एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ सबसेट, यानी एक चीज है, लेकिन आपको पीपल्स मैनेजमेंट डोमेन की नॉलेज ये भी आनी चाहिए। शफक, ओके सर। ठीक है। हमजा कुछ पूछ रहे थे आप? जी सर, एक सवाल था मेरा, वो ये कि हमसे एनालिसिस के शुरू में ना, अगर कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, तो हमसे एनालिसिस के शुरू में, एनालिसिस का मतलब ये कंप्लीशन ऑफ एफएस या फिर डॉक्यूमेंटेशन का आपको क्लोजर मिल जाए, साइन ऑफ हो जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो, तो उसका टाइमलाइन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं आप? हम फिलहाल ये करते हैं, हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करते हैं सारे, और मतलब कि कौन इंटरेस्टेड है, और पावर वाले इन्फ्लुएंस पे स्टेक होल्डर मैट्रिक्स के थ्रू हम स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद उनके सेशंस प्लान आउट कर लेते हैं वेंडर्स के साथ। तो मैं बैंक में काम करता हूँ, तो उसके अंदर और फिर हम एक रफ सी टाइमलाइन निकाल लेते हैं, ठीक है, और वो पीएमओ को देते हैं।
तो लेकिन एनालिसिस बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है और बहुत दफ़ा ये होता है कि नई चीज़ें निकल के सामने आती हैं जब आप डीप डाइव लेते हैं चीज़ों के अंदर, तो वो टाइमलाइन एडहेयर नहीं हो सकती, कभी लोग नहीं मिल सकते हैं। तो इस चैलेंज को कैसे आप ओवरकम करेंगे कि किस टाइम पे आपका एनालिसिस क्लोज़ होगा? इस जवाब को कैसे कैटर करेंगे? ठीक है। हमजा का सवाल ये है कि टाइमलाइन अक्सर जो हम देते हैं उससे ज्यादा ही हो जाती है। इसका मतलब है हमारी एस्टिमेशन सही नहीं है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हम एस्टिमेशन करते ही नहीं है और हम अजम्पशन की बेसिस पे। देखिए, अभी हम आपके सवाल को मैं रोक लेता हूँ। मैं जिसने सदर देखा हो उसको मैं कहूँ सदर जाओ और वापस आओ 10 मिनट में, तो वो कहेगा सर 10 मिनट में तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मालूम है सदर कहाँ है और जाना और आना घंटा लगेगा जाने में, घंटा लगेगा आने में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जिसको सदर पता होगा वो बताएगा, जिसको नहीं पता होगा वो कहेगा सदर है कहाँ और मैं कहाँ खड़ा हूँ, कितना डिस्टेंस है, कौन सी चीजें हैं। अभी सवाल करेगा, अभी सवाल करने के बाद फिर कहेगा कि जी सदर तो नहीं जा सकते। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि हमारे पास बहुत सारी जगहों पर हम सवाल नहीं करते हैं, चीजों को एस्टिमेट नहीं करते हैं और एक्सपीरियंस नहीं होता है, नॉलेज नहीं होता है, तुक्का मार रहे होते हैं। और मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो फ्लूक, कभी सही हो जाता है कभी नहीं सही होता है। और आप खुद ही कह रहे हैं कि हमेशा जब हम डेप्थ में जाते हैं तो चीजें सरफेस होती हैं और टाइम ज्यादा लगता है। तो भाई अगर ये एक्सपीरियंस है तो आप कहें भाई ठहर जाओ, टाइम अभी नहीं बता सकता हूँ, गिव मी 2 आवर्स या 2 डेज, लेट मी फाइंड आउट। लोग, ठीक है ना, लोग ऐसे हैं जो बहुत बिजी हैं और टाइम नहीं देते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन एक लोग ऐसे हैं जो फालतू बैठे हुए हैं तो वो टाइम जल्दी दे देंगे। तो अगेन कल्चर क्या है, ठीक है ना, मैं अगर रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ सिटी बैंक से तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन अगर मैं पोर्ट कासिम अथॉरिटी जाता हूँ तो वह काम ही 10 बजे शुरू होता है और 12 बजे खत्म हो जाता है। फिर आप ढूंढते रहे आदमी को, तो वो रिक्वायरमेंट 2 घंटे के अंदर आपने ले ली तो ठीक है, नहीं तो उसमें घंटों महीनों लगेंगे, सालों लगेंगे, क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है। कल्चर पे भी डिपेंड करेगा। तो कल्चर समझना जरूरी है, लोगों का माइंडसेट समझना जरूरी है, लोगों से दोस्ती करना जरूरी है, लेकिन बिजनेस के अंदर जाना जरूरी है। तो जब आपने खुद ही कहा कि आप बैंक में हैं, तो बैंक में लोगों से दोस्ती होना, रिलेशनशिप बिल्ड करना एक अलग काम है, लेकिन उसकी बगैर नॉलेज के एस्टिमेशन देना ये तो खतरनाक बात है ना, कि अभी आपको पता ही नहीं और आप कह रहे हैं। अच्छा, ये आप देंगे तो कोई टाइम देता नहीं है, ठीक है ना, इंसान की फितरत है कि यार इतना टाइम क्यों चाहिए, बॉस भी कह रहे हैं और बाकी लोग भी कह रहे हैं। तब आप जरा सोचिए, एक तंदूर पे आप जाएं और बोले मेहमान आए हुए 50 रोटी दे दो 5 मिनट में, वो देगा? वो नहीं देगा, क्योंकि आपको भी मालूम है 50 रोटियां 5 मिनट में नहीं होती हैं। यही तो कह रहा हूँ, सदर मालूम होना चाहिए कि सदर नहीं होगा। तो उसके लिए जितनी अच्छी नॉलेज और एक्सपीरियंस होगी वो आप कन्विंस कर पाएंगे। तो द मोर नॉलेज यू हैव, मोर कम्युनिकेशन यू हैव, तो फिर आप कन्विंस कर पाएंगे। इंसान हमेशा कहेगा ये सॉफ्टवेयर मुझे दे दो, कब दे दो? कल ही दे दो। तो आप कहेंगे कल तो नहीं हो सकता। तो इंसान की फितरत है, वो जल्दी करता है और टाइम नहीं देता है। तो विद योर लॉजिक एंड एक्सपीरियंस आप कहेंगे भाई ये काम 10 दिन में नहीं हो सकता, नहीं करना है 10 दिन में, सर मैं आपको बता रहा हूँ नहीं हो सकता है। फिर वो आपकी बातों को ट्रस्ट करना शुरू होगा और आप सच बोलेंगे तो लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लोग प्रेशर भी देते हैं, बॉस भी प्रेशर देते हैं, आप कहते हैं भाई नहीं होगा। तो ये आपको ना कोई टाइम देता नहीं है, आपको लेना पड़ेगा विद द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड पीपल हैंडलिंग। हमजा, have I answered your question, हमजा? जी सर, थैंक यू सर। जी, और कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन भाई? तो बहुत टाइम है हमारे पास। कोई और सवाल है हमारे पास? Students, we have half an hour. आप आराम से अपने questions answers जरूर लें। Half an hour है, फिर I think we should avail this. अच्छा चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो मुझे कुछ लोग अपना बैकग्राउंड बताएंगे भाई, ये क्यों ये वाला सेशन लेने आए थे और व्हाट इज द बैकग्राउंड और क्या आप पूछना चाहते हैं या किस किस्म की कंफ्यूजन है अबाउट बिजनेस एनालिसिस।
मैं बहुत लिमिटेड टाइम में थोड़ी सी बेसिक्स बात की है अभी। तो ये तो 4 दिन की फुल डे की ट्रेनिंग होती है जो इट्स कॉस्टली। ठीक है, तो फिर मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, जैसे हमजा हैं, बैंक से हैं शायद, आई डोंट नो। बाकी लोग कुछ मेरे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, शफाक, लैला। मे आई ऐड जी समथिंग? जी जी जरूर सर, आप बिल्कुल। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमायूं कुरैशी है, मैं भी पॉन्डर अलायंस का मेंबर हूँ और मैं 50 ईयर IT करियर है जिसमें मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट भी काम किया है मैंने, और मुख्तलिफ डोमेन्स में काम किया है। इस वक्त भी मैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट का समझ लें फ्यूचर है जो कि होता है। बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली भाई, जैसे इन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन असद भाई ने दिया है, इसमें बिजनेस एनालिस्ट वो बंदा होता है जो किसी भी जगह जाता है, मैदान में उतरता है, आस्तीन चढ़ाता है और उसको उस डोमेन की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, बाकी वो सीखता चला जाता है, लोगों से मिलना अच्छी तरह आता है उसे और वो समझता है। वो बहुत अच्छा डेटा एनालाइजर होता है, वो बहुत से फैक्ट्स को देखता है और उनको एनालाइज करता है, मतलब जोड़ जाड़ के। जैसे डिजाइन में हम कहते हैं ना कि इट इज डीकम्पोजिशन एंड रिकम्पोजिशन, वो ये कर रहा होता है, फैक्ट्स जमा कर रहा होता है। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं एक कंपनी है अभी थोड़े दिन पहले जनवरी में हमने स्टार्ट की थी, उसकी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। वीक में 2 दफ़ा जाता हूँ मैं वहाँ पूरा दिन गुजारता हूँ और मुझे पर डे के हिसाब से पैसे देते हैं। और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पाकिस्तानी है, बिल्कुल छोटी, उसमें कोई IT नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैन्युफैक्चर है। वो मुख्तलिफ यूटेंसिल्स वगैरह बनाता है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के। उनके उनके प्रॉब्लम क्या था? उनका प्रॉब्लम था कि वो ग्रो करना चाहते हैं। वो कहते हैं अब हम नए लेवल पे आना चाहते हैं और हम बहुत दिन से एक ही तरह से काम कर रहे हैं। 3-4 पाकिस्तानी भाई हैं और अच्छे लोग हैं, नमाजी परहेजगार लोग। अब हम वहाँ पहुँचे एज अ बिजनेस एनालिस्ट। मैं क्या करता हूँ, अब आप देखें कि आप अपने आप को फिट करें इसके अंदर। मैंने उनसे पूछा, अच्छा भाई मैं सबसे मिलता हूँ, सबसे पहले मैं कहता हूँ भाई सबसे पहले मैं आपके जो डायरेक्टर्स हैं टॉप, मैंने उनसे पूछता हूँ कि साहब आप मुझे क्यों लेकर आए, आप पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, आपको जाते कहाँ हैं, जाना कहाँ जाते हैं। जैसे वो नीड है, बार बार ये कह रहे हैं, वो नीड उनसे पूछता हूँ। उसके बाद उनसे कहता हूँ अच्छा भाई इस नीड के लिए मैं नीचे उतरूंगा, देखूंगा आपके प्रोसेस क्या है। फिर मैं उनके प्रोसेस समझता हूँ। जो इन्होंने अपने चार्ट में आई थिंक नंबर 7 स्लाइड थी, तो उन चार्ट्स को उनको उनके प्रोसेसेस को देखता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। फिर वो कहते हैं, फिर एक से मिलता हूँ, फिर दूसरे से मिलता हूँ, फिर एक से मिलता हूँ, फिर दूसरे से मिलता हूँ। इस तरह से मुझे एक पिक्चर बननी शुरू होती है। और मेरा ये है कि मैं मुसलसल उनसे पूछता रहता हूँ कि साहब आप बताएं मैं ठीक काम कर रहा हूँ, आप इतने मुझे पैसे दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये लोग सोचते हैं यार कुछ नज़र तो आता नहीं है, हुमायूं साहब ऊपर नीचे आ रहे हैं जा रहे हैं, पैसे भी लेते जा रहे हैं, लेकिन ये कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द सीइंग। सॉफ्टवेयर जब बन रहा होता है, आप बना रहे होते हैं तो सब कहते हैं यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, साहब बन जाएगा तो बताएंगे। तो वो आदमी परेशान हो जाएगा, पता नहीं सब पैसे खा के भाग जाएंगे, क्या होगा। तो एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट कम्युनिकेटर होता है, बहुत अच्छा। उसके बाद उनकी जब रिक्वायरमेंट समझ में आती है, नीड समझ में आती है, तो फिर आते हैं कि अच्छा साहब देखें आपका मसला ये है कि आपकी फॉर एग्जांपल आपकी जो लेबर है ये छुट्टियों पे चली जाती है, आपकी पर पीस लेबर है ये चली जाती है, वापस नहीं आती है, आपको इसको मॉनिटर करना होगा, आपको इसका बैकअप रखना होगा, आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना होगा जिसमें इंटर्नशिप पे बहुत से लोग हों। इस तरह की चीज़ें निकल के आ रहे होते हैं। एवरीथिंग इज़ नॉट IT, everything is not just people, everything is not just processes, it is a combination of all of these things। बेसिकली ये होता है। और बेसिकली डेटा होता है, जब डेटा होगा तो आप मैनेज कर सकेंगे। तो मेरा एम्फेसिस होता है कि आप डेटा जनरेट करें, फॉर्म्स हों, एक्सेल शीट्स हों, अगर ERP है तो वो करें, और उससे आपका डेटा आएगा तो आप उसे मैनेज करें, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग हो आपकी, ताकि आप जो है आप फ्यूचर स्ट्रेटेजिक चीज़ें करें रादर देन के डे टू डे में उलझे रहें। तो बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट का ये काम होता है। बाकी ये कि उसको डॉक्यूमेंट कैसे करता है वो, और उसको एनालिसिस के क्या तरीके हैं और क्या, ये अपनी जगह पर होते हैं। इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हमारे मैं BBA ERP पढ़ाता हूँ यहाँ PF कीट में। तो इस वक्त बिजनेस एनालिस्ट जो हैं करियर पाथ वो लोग चूज कर रहे होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग करियर देखते हैं, जानते हैं, लेकिन कहते हैं यार ये मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट अ प्रोग्रामर, मैं नॉट आई एम नॉट अ नेटवर्क पर्सन, आई एम नॉट अ टेकी। तो वो लोग पसंद करते हैं इस करियर को जो बिजनेस डोमेन नॉलेज, यानी MBA साइड आप समझ लें, आपकी ERP साइड आप समझ लें। ये ERP के जो फंक्शनल कंसल्टेंट हैं, इंडस्ट्री में आप जाएंगे कहेंगे मैं BA की जॉब करने आया हूँ,
वो कहेंगे वो क्या होती है। तो आप उनसे कहें मैं ERP का फंक्शनल कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ, वो कहेंगे हाँ आ जाओ, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, आपका इंटरव्यू करें। और उसके लिए नॉलेज क्या चाहिए होगी, डोमेन नॉलेज, जैसे भाई ने बार बार कहा। आपको फाइनेंस की नॉलेज हो तो आप किसी में सर्टिफिकेशन ले लें। आप देखें सैप में उसका FI मॉड्यूल है, उसका MM मॉड्यूल है, उसकी इसी तरह से डायनेमिक्स में और ओरेकल EBS में और जगहों पे है। हर एक के अपने अपने तरीके कार है। तो बिजनेस एनालिस्ट की किसी न किसी डोमेन की नॉलेज होती है। मैं अपना कहूँगा कि ओवर अ प्रोसेस ऑफ टाइम मेरी सारी डोमेन्स की नॉलेज आ गई है, तो वो इट बिकम्स अ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। मैं किसी एक ERP पे नहीं हूँ, अगरचे मैंने सब पे काम किया है। आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा, आप स्टार्ट करें किसी एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट्स में, एंड देन फ्रॉम देयर यू गो ऑन एंड टेक इट एज इट इज। आप किसी एक डोमेन के अंदर भी रह सकते हैं, और एक जेनरिक डोमेन है बिजनेस एनालिसिस की, इसमें भी रह सकते हैं। सर्टिफिकेशन से फ़ायदा होता है। मैं जब IBM से निकला आफ्टर 31 ईयर्स, तो मैंने कहा यार मुझे सब जानते हैं कि बड़े अच्छे आदमी हैं, पुराने हैं, लेकिन अब बुढ़े हो गए हैं, जानते नहीं। तो मैंने सर्टिफिकेशन कर ली, तो सडनली आई बिकेम इक्वल टू द नाइशियन बॉय हु वाज अ सीसा, आई वाज आल्सो अ सीसा। तो इस तरह के सर्टिफिकेशंस जो हैं आपको काम आते हैं आजकल इंडस्ट्री में। ये नाम है CBAP इज़ अ वेरी गुड सर्टिफिकेशन। इसी तरह से ERP की कंसल्टेंसी की। तो ये मेरे चंद पॉइंट्स थे जो मैंने बताए, अदरवाइज आपका डिस्कशन तो चल रहा है। गुड लक टू यू ऑल। ओवर टू। मैं एग्जाम्पल से इनको समझाता हूँ, एक लिविंग एग्जाम्पल जो पिछले 7-8 साल पहले मैंने देखी। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम को समझना और सोल्यूशन की तरफ जाना। मैं थोड़ा सा डायग्राम को दिखा के फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये डायग्राम है, जरा इसको देखिए। मैं एक लिविंग एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 2 बैंक हैं, एक का नाम है बैंक इस्लामी और एक का नाम है मीजान बैंक। ये दोनों इस्लामिक बैंक है, ठीक है। इनको एक अच्छा सॉफ्टवेयर चाहिए, इस्लामिक बैंकिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, दैट इज देयर नीड, ठीक है। तो इस नीड पे अगर एनालिसिस नहीं की गई, इस नीड को समझा नहीं गया और ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा गया, तो सोल्यूशन गलत हो सकता है। अब ये नीड क्या है? ये नीड तो है कि अच्छा बैंकिंग सोल्यूशन चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें शायद समझने की जरूरत है। मीजान बैंक कहता है ऑब्जेक्टिव, बिजनेस ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें दुनिया का लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक बनना है। तो ऑटोमेशन शुड नॉट बिकम एन हैंडीकैप। ऐसा ना हो कि कहीं जाके रुक जाएं हम। तो जो दुनिया के जबरदस्त बैंक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रॉब्ली वी शुड हैव वन, लेकिन वो इस्लामिक नहीं है, वो देखते हैं। बात समझ में आ रही है? बैंक इस्लामी कहता है कि भाई हमें लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक नहीं बनना, हमें तो पहले दिन से प्रॉफिटेबल होना है। नीड दोनों की इस्लामिक बैंक है, लेकिन ये कहता है भाई हमारा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, ठीक है। तो बैंक इस्लामी ने क्या किया, दुनिया भर में सॉफ्टवेयर देखे और लबनान का एक बना हुआ इस्लामिक बैंक सस्ता सा ले लिया और उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। और ये दैट वाज अ करेक्ट डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ऑब्जेक्टिव। बैंक इस्लामी ने कहा नहीं, हम ये नहीं ले सकते क्योंकि ये 3-4 बैंक्स में चल रहा है, हमें तो लार्जेस्ट इस्लामिक बैंक बनना, तो हमें देखना होगा। उन्होंने कहा कि भाई ये टर्मिनोस है जो 70 बैंक में चल रहा है, दुनिया के बड़े बड़े बैंक्स में चल रहा है। उन्होंने कहा यही चाहिए, लेकिन ये इस्लामिक नहीं है, हाँ इसको हम इस्लामिक बनवाएंगे। तो इंस्टेड नीड को क्रिस्टलाइज करना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को समझना, तो दोनों का डिसीजन सही था और अलग अलग था। इस्लामिक बैंकिंग चाहिए थी, लेकिन एक ना कहा नहीं हम पैसे भी खर्च करेंगे और हम उसको इस्लामिक भी बनवाएंगे और हम यही लेंगे, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है और हमें कोई बैरियर नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए एनालिसिस जरूरी है, उसके लिए डिस्कशन जरूरी है, उसके लिए समझना। तो जो सोल्यूशन है ना, बैंक कैसे चलता है, वो तो आखिरी लेवल है ना। स्क्रीन कैसे बनेगा, फंक्शनैलिटी कैसे होगी, वो आखिरी चीज। फंक्शनैलिटी के ऊपर बिजनेस क्या कह रहा है और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये समझना जरूरी है। इसको कहते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट, एंड देन स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट, एंड देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। जो सिस्टम एनालिस्ट है ना, वो डायरेक्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट की तरफ जाता है। बिजनेस एनालिस्ट कहता है नहीं, बिजनेस एनालिस्ट कहता है ऑब्जेक्टिव बताओ, फिर ऑब्जेक्टिव से वो ट्रेस करता है रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर की, फिर उससे ट्रेस करता है वो फंक्शनैलिटी को। तो वो वाली फंक्शनैलिटी दूंगा। देखिए जो
डोमिनोस होगा या उसका होगा, उसमें स्क्रीन तो शायद एक जैसी होंगी, लेकिन उसके ऑब्जेक्टिव या उसकी फंक्शनैलिटी या उसका जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस होगी ना, वो अलग अलग होगी। तो ये होता है कि भाई हमें वैल्यू चाहिए, तो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए। तो यही मैंने देखा कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बैंक इस्लामी के जो हेड ऑफ आईटी थे और वो जो मीजान बैंक के थे, बट दे हैड वेरी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कि भाई हम ये नहीं ले सकते, उसने कहा हम ये नहीं ले सकते, हमारी ऑब्जेक्टिव है, हमारी मैनेजमेंट ये कहती है, तो हमें सवाल करने हैं ये, ठीक है। तो डू यू अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑब्जेक्टिव और ये सब समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर आप लॉन्ग टर्म में डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मैनेजमेंट समझ नहीं पाए, आप समझ नहीं पाएंगे कि मैनेजमेंट चाहती क्या है, तो इसलिए डोमेन की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सीनियर लेवल की बात हो रही है, लेकिन आप लोग जो अपना करियर शुरू कर रहे हैं, तो शायद यही है कि रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है, अब रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है इसको मैं होल्ड करके डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में जाहिर सी बात है टेक्स्ट होगा और मॉडलिंग होगी। अब कौन सा टेक्स्ट और कौन सा मॉडलिंग अच्छा है, अब इसमें अगेन कम्युनिकेशन आ गई। वो मॉडलिंग और टेक्स्ट अच्छा है जो कस्टमर की समझ में आ जाए और मैं उसको डॉक्यूमेंट कर लूँ और इस डॉक्यूमेंट को उठा के मैं डेवलपमेंट टीम को दे दूँ। तो वो डॉक्यूमेंट ऐसा हो, जैसे अभी हमजा ने कहा था पढ़ते ही नहीं है, तो पढ़ते नहीं है तो इसका मतलब है अगर 200 पेज है तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन 20 पेज है तो पढ़ ही लेगा। तो इसका मतलब है कि फालतू चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, और मीनिंगफुल चीजें चाहिए, कम से कम चीजें हो जिसे समझ में आ जाए। तो ये कैसे होता है ये जरा देखने की जरूरत है कि वाटरफॉल वाला तरीका सही है या एजाइल वाला तरीका सही है। ये बात दुरुस्त है कि बहुत लंबे लंबे डॉक्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीनिंगफुल डॉक्यूमेंट हो जिससे एक डायग्राम हो बोर्ड पे बनाया और उसकी तस्वीर खींच लें और दिखा दें। अब ये जरूरत है सीखने की जरूरत है कि बीपीएमएन क्या होता है, यूज केस क्या होता है। अब ये लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जिसको आपको शायद सीखना पड़ेगा। प्रोसेसेस समझ लें, स्क्रीन समझ लें, बहुत मिनिमम डॉक्यूमेंट हो जिससे एग्रीमेंट आ जाए कि आप यही कह रहे हैं, ठीक है। मैं ऐड समथिंग हियर सर? जरूर सर आप। अच्छा, ये जो है ना बहुत अच्छा पॉइंट है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल सी प्रैक्टिकल चीज़ है, ज़मीन पे आप देखें, हम अपना अपना नहीं ले लें, हम 10 सेकंड में एक देखते हैं बस आगे चले जाते हैं। तो ऐसे ही हम हमारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी हैं, हालांकि वो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज कर रहे होंगे, लेकिन जो रिपोर्ट आएगी ना कोई नहीं पढ़ेगा कि यार बता दो इसमें लिखा क्या है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं उसको उसके ये चार्ट्स बनाता हूँ, डायग्राम्स बनाता हूँ, उनको बुलाता हूँ लंच टाइम पे और कहता हूँ साहब आप सबके सब बैठे हैं, फिर वहाँ बोर्ड के ऊपर ना उसका ऐसे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके मोटे मोटे पॉइंट्स बताता हूँ। मुझे भी लिखना बच जाता है, मुसीबत बच जाती है और उनको भी बात पता लग जाती है और बात आगे चली जाती है और कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट भी हो जाता है। जैसे ये कह रहे हैं कि उसकी तस्वीर खींच के उनको सबको सर्कुलेट कर देता हूँ। तो मुख्तलिफ तरीके हैं जो एक बिजनेस एनालिस्ट यूज करता है। ये कम्युनिकेशन स्किल है, ये इंटरपर्सनल स्किल है, ह्यूमन नेचर को समझने की कि जिसको क्या चाहिए उसके हिसाब से आप वो कर रहे हैं। और कागज का पेट भी आपको भरना होता है, क्योंकि अगर आगे चल के सॉफ्टवेयर बन रही है तो आपको उसकी SRS डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर साइन ऑफ लेना पड़ेगा। और एट द लोअर लेवल, एट द एग्जीक्यूटिव लेवल आप इसी तरह से जाएं जैसे मैं कह रहा हूँ। एट द लोअर लेवल आप ये रिपोर्टें जरूर बनाएं, वो पड़ी रहती हैं, लेकिन वो आपके काम जब आती है जब कल को लड़ाई होती है और वो साइन उसने किया हुआ होता है वहाँ पर। तो ये इसका बुनियाद है। थैंक यू। अच्छा हमजा, आपकी बातों से मुझे अभी याद आया कि आई हैड अ सिमिलर क्वेश्चन। मैं लाहौर में सिस्टम्स लिमिटेड में ट्रेनिंग दे रहा था BA की, तो उन्होंने बताया कि सर हम जाते हैं, रिक्वायरमेंट लेते हैं, बहुत अच्छा सा डॉक्यूमेंट देते हैं, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। तो देन वी डिस्कस दैट और फिर सारा कुछ, तो फिर हमने सजेशन दी थी और मैंने 2 महीने बाद उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा बहुत सही है। मैंने उनको कहा था कि देखो प्रोसेस को इम्प्रूव करो, अगर कोई चीज रोक रही है एफिशिएंसी को तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं और भेजते हैं तो वो पढ़ता नहीं है। क्यों नहीं पढ़ता? देखिए मेरी उम्र ज्यादा है और मेरे पास वक्त कम है, तो अगर आप भेजते हैं तो मुझे पढ़ना ही नहीं आता है और मुझे आपके प्रोसेस से समझ में नहीं आते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया वो मेरी समझ में नहीं आता, तो मैं पढ़ूंगा नहीं। लेकिन मैं आपका बॉस हूं तो मैं कुछ कहूंगा भी नहीं। तो व्हाट वाज द एडवाइस? तो मैंने उनको कहा था कि भाई तुम ऐसा करो, भेजने के बाद उनको बोला करो कि जब सर आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया, आप कहें तो मैं आ जाऊं 15 मिनट के लिए और आपको समझा दूं। वो कहेगा आ जाओ, फिर जाके उसको घंटे भर समझा दो, फिर वो कुछ बोलेगा भी नहीं,
ठीक है, और सुन भी लेगा तुम्हारी, क्योंकि वो उससे समझ नहीं आ रहा है ना, उसको वो पढ़ भी नहीं आ रहा और बोल भी नहीं सकता है। तो दिस इज अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी। तो फैसिलिटेट करें। अच्छा, हमने भी ऐसी देखा था कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में भेजते थे और वो पढ़ते नहीं थे, तो फिर हमने कहा कि भाई हम आ जाते हैं, और फिर हम गए तो फिर हम 15 मिनट के लिए जाते थे और घंटों बैठते थे, वो पूछते जाते थे, हम बताते जाते थे, फिर वो खाना भी मंगा लेते थे। तो अच्छा, वो कह नहीं पाते थे कि भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हमने एनालाइज किया कि हमें डॉक्यूमेंटेशन भी ऐसी बनानी चाहिए और हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। ठीक है, ये ना डॉक्यूमेंट, आप किसी मीटिंग की डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया, अब आप उसको अप्रूव करें, वो अप्रूव कैसे करे भाई, उसकी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक ये भी हैंडीकैप्ट होता है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है। गो एंड फैसिलिटेट। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज करके देखिए, क्योंकि सिस्टम्स लिमिटेड ने फिर मुझे बताया था कि सर बेहतरी आ गई है और वो कस्टमर थोड़ा सा बेहतर है। फिर उन्होंने कहा हमारी टेक्निक्स उनकी समझ में नहीं आती, यूज केस समझ में नहीं आता, फ्लो चार्ट समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा तुम एक दिन आधे घंटे की मीटिंग कर लो, सबको ये बीपीएल सिखा दो। तो आधे घंटे का तो नहीं, वो 2 घंटे का सेशन हुआ, लेकिन जब उन्होंने सीख लिया कि ये 4 चीजें ही होती हैं, यहाँ से शुरू होती है और ये फ्लो चार्ट होता है, ये स्विमलेन होती है, तो फिर समझ में आना शुरू हो गया उन्होंने। तो जो जुबान आप बोलते हैं उनको सिखा दीजिए। तो दिस इज अगेन योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक बैंक में और उसी बैंक में सोना खाना है अपने, तो आप अपने स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, कहना मैं एक चीज सिखाना चाहता हूँ, जो डॉक्यूमेंट बनाता हूँ आपकी समझ में नहीं आता ना, आधे घंटे में समझ में आ जाएगा बस। तो ये इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि थोड़ा सा सोचिए कि क्या चीज है जो एक्चुअल प्रॉब्लम है। क्या वो ह्यूमन साइकोलॉजी है या डॉक्यूमेंट की क्वालिटी है? तो डॉक्यूमेंट की क्वालिटी बहुत दफा नहीं होगी, वो ह्यूमन साइकोलॉजी होगी या कोई और चीज होगी। तो जरा बैठ के सोचेंगे ना तो जवाब मिल जाएगा और आप उसको एड्रेस कर पाएंगे। ये मेरा एडवाइस है आप सारे बिजनेस एनालिस्ट को। असद भाई, यहाँ पर लोग जो है ना अपना करियर इस वक्त सोच रहे हैं ना, करियर। तो देखें यहाँ इतना बड़ा पॉइंट हाईलाइट हो रहा है कि जो करियर है ये, इसमें वो बंदा ज़्यादा सक्सेसफुल है जो ह्यूमन रिलेशंस, जैसे इन्होंने बार बार कहा है कि लोगों से मिलने में उसे मज़ा आता है। ये वो वाला बंदा नहीं जब शादी का बुलावा है तो कहे यार कहाँ जाना है, ये वो वाला बंदा नहीं। अगर ये वाला बंदे आप हैं तो आप बिजनेस एनालिस्ट या ईआरपी कंसल्टेंट बहुत मुश्किल से बनेंगे। आप तबीयतन आपको लोगों से मिलना जो है उसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए, या आप इतने इतने अक्लमंद हो या अपना काबू हो कि आप अपने आप को बदल सकते हैं और कहें हाँ यार ये मैं करूँगा क्योंकि इसी में मेरा और मेरे ख़ानदान का भला है। लेकिन पीपल स्किल इसके अंदर बहुत ज़्यादा चाहिए होती है इस वाले करियर में, ये इसका क्रक्स पॉइंट है। और वो लोग जो इस एरिया में जाना चाहते हैं, अपनी पीपल स्किल पहले से अच्छी हैं और पसंद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और अपने आप को बदलना चाहते हैं तो बदलें और इंशाल्लाह ताला इसी तरह वो आगे बढ़ सकते हैं। जी जुबे, आपका कोई सवाल है? बिल्कुल क्वेश्चन तो नहीं है क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज हल्की आ रही है। आवाज आ रही है। जी जुबिया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, Okay. सही है, बोलिए। जी एज अ यंग बिजनेस एनालिस्ट की हम बहुत बातें कर रहे थे तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा मैं भी एक इनपुट दे दूं। Given I've only been in this domain for the past almost 2 years, so I started out as a business analyst at a software company. अभी मैं के इलेक्ट्रिक में as a process analyst हूँ। जो मेरा फर्स्ट ईयर था वो यही था, फोकस्ड ऑन, जो मेरे मेंटोर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया एडवाइस, वो ये था कि focus on your definitions. As a business analyst, आपको स्पेशली अगर आपको आगे जाके CBAP की सर्टिफिकेशन में जाना है, अपने definitions को आप स्ट्रॉन्ग करें और अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करें। बिजनेस एनालिस्ट की कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं और कुछ टूल्स होते हैं, कुछ चीज़ों से वो रेगुलरली काम करते हैं। तो एज अ यंग बिजनेस एनालिस्ट जैसे ही आप ग्रेजुएट होते हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग करें। हाउ टू मेक यूज केसेस, आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आप जो टर्मिनोलॉजीज हैं, और अगर आप अगर फॉर एग्जांपल आईटी के डोमेन में हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज और उनकी डेफिनेशंस पे आपको बहुत अच्छा ग्रास्प है। स्पेंड आई एम स्टिल गोइंग थ्रू दैट फेज, जो अपने डेफिनेशंस को ही स्ट्रॉन्ग करें। तो फर्स्ट 2-3 अप टू एटलीस्ट 5 years आप अपने डेफिनेशंस और एक्सपीरियंस को ज़रूर तवज्जो दें। एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जॉब लेने की जहाँ तक बात है कि बहुत आराम से इसकी जॉब नहीं मिलती है क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस भी मांग रहे होते हैं। You can overcome that experience domain if आपके core concepts अच्छे हैं। कुछ बहुत अच्छे concepts सर ने भी अपने presentation में दिखाए, बाकी बहुत सारे online आपको
मटेरियल है, खुद IIBA के इतने सारे रेफरेंस मटेरियल्स हैं जिसमें आपको वो सारी चीज़ें को गेटिंग द फर्स्ट जॉब जो बहुत एक कॉमन क्वेश्चन जो मैंने खुद भी फेस किया था और लोग भी यही पूछते हैं जो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, वो यही है कि हाउ डू वी गेट दैट फर्स्ट जॉब। आप उस पर फोकस करें। अभी एज इनके इलेक्ट्रिक मेरा जो काम है एज अ प्रोसेस एनालिस्ट, मैं क्वालिटी की उनके SQA और गवर्नेंस की टीम का पार्ट हूँ। I work very closely with them because एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि we have a lot of software products। बिजली चलाने के लिए SAP भी लगा हुआ है, Oracle की भी कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, .NET की भी कस्टमर ऐप्स है, और हर चीज़ को आप सेम तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। सेम तरीके से आप उसको you can't have one benchmark for all। फिर आपकी कुछ compliance वगैरह की भी चीज़ें होती हैं। तो एज अ प्रोसेस एनालिस्ट उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके प्रोसेसेस बनाना, उनके जो भी चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, या किस तरह हम रिक्वायरमेंट्स लेने जाते हैं, हमारे डे टू डे मसले आते हैं, हाउ टू इम्प्रूव द एंड क्वालिटी प्रोडक्ट जो हम डिलीवर करते हैं। तो जो प्रोसेस एनालिस्ट की भी बात की, तो उसका भी एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। Either way, none of this is possible अगर आपके कोर कॉन्सेप्ट से डेफिनेशन स्ट्रांग नहीं होता है। जो मैं लोगों को देखती हूँ दैट दे वांट टू बी बिजनेस एनालिस्ट, पर उनको कुछ चीज़ें मेरे को फिंगर टिप्स पे नहीं होती। तो डेफिनेटली आप जैसे शफा के उनसे भी आई थिंक मेरा एक दफ़ा इंटरेक्शन हो चुका है। बिल्कुल आप कोर उस पर जाएँ, पढ़ें कि डे टू डे एक्टिविटीज़ के अलावा जो चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजीज़ क्या यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और अपने डोमेन के हिसाब से, अगर आप सॉफ्टवेयर के डोमेन में हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, तो आप उस पर क्या उनकी टर्मिनोलॉजीज़ है, वर्क ऑन दैट, एक्सप्लोर दैट। स्टूडेंट के टाइम पे आपके पास बहुत टाइम होता है इसको एक्सप्लोर करने का, बिल्कुल आप इसको अवेल करें। मेरा सिर्फ इतना सा इनपुट था कि आई थॉट एज अ यंग पर्सन में अगर रीच आउट कर सकूं। Thank you. This is very very good contribution. यंग लोगों की बातें ज्यादा समझते हैं। चलिए, अच्छा, इसमें मेरा एक इनपुट है। हुमायूं साहब ने कहा कि जो लोग ज्यादा लोगों से मिलना पसंद करते हैं वो इस करियर में जाएं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर से आई एम शाय पर्सन। मैं बहुत लोगों से मिलना शायद इतना इट्स नॉट नेचुरल फॉर मी, ठीक है। लेकिन मैं इस करियर में हूँ। उस करियर में होने की वजह जो है ना, वो ये है कि I've got a very strong analytical approach। मैं हर चीज में why जरूर सोचता हूँ कि क्या है और क्यों है, और मैं बहुत strongly ये बात जानने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बिजनेस अप्रोच क्या करती है, कोई प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं पूछता हूँ है क्या मसला। तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक दफा यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा था। तो आई डोंट नॉर्मली पार्टिसिपेट इन सच डिस्कशन, लेकिन वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। वो ये था और ऐसा था, वैसा था। तो था ये कि हमारी बिल्डिंग थी, उसमें कुछ इश्यूज थे, लेकिन वो इश्यूज का रूट कॉज नहीं मिल रहा था। तो मैंने एक बोर्ड पे बनाया कि ये वाला विंग और ये वाला विंग और ये वाला विंग। अब जरा बताइए, इसमें जो आप जेनेटिकल स्टाफ जो है वो उसको देते हैं, वो बताइए एलोकेशन। तो एटलीस्ट इट टुक मी बिकॉज ऑफ द एनालिटिक अप्रोच। तो मैंने कहा यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं। तो बहुत ही ऑब्वियस हो गया कि जी ये वाले विंग में तो लोग है ही नहीं, और ये वाले लोग सारे लोग यहाँ बैठे होते हैं। तो मैंने कहा भाई तो डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। तो सिर्फ बताने की जरूरत है कि इन्हें आपको सोचना है कि मसला है क्या और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी सुनिए जरूर और उसमें अपना दिमाग लगाइए। तो ये आपकी एनालिटिकल अप्रोच जो है ना, आपको बहुत हेल्प करेगी, और फिर वो कस्टमर रियलाइज करेगा कि बात सही है। क्योंकि लॉजिकल डिस्कशन जो है ना, वो आपको बहुत लोग समझ जाते हैं कि बात सही है, ठीक है। ना माने वो और बात है। मैं अगर कोई डिसीजन सजेशन दूं तो टॉप मैनेजमेंट को समझ में आ जाएगा। वो ले ना डिसीजन ना ले वो और बात है, लेकिन बहरहाल तो योर एनालिटिकल अप्रोच, यानी जो आपने याद है कि अगर आपने मैथ्स के कोर्स पढ़े होंगे, कैलकुलस पढ़ी होगी, तो वो तो किसी काम में नहीं आएगी। लेकिन वही आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है ना, उसमें रटना तो कुछ नहीं है ना। वो ये चीज है तो ऐसा करना है, ये चीज है तो ऐसे करना है। तो दिस इज ऑल एनालिटिकल अप्रोच। प्रॉब्लम दिया जाए तो फौरन आप सोचना शुरू हो जाए सोल्यूशन। अच्छा, हर आदमी ऐसे सोचता है नहीं, आंसर इज नो। हर आदमी ऐसे नहीं सोचता है। तो देयर आर पीपल जो कि बहुत जल्दी से प्रॉब्लम को
आइडेंटिफाई कर लेंगे, और जब आप डायग्राम बनाएंगे, चीजें बनाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऑब्वियस हो जाती हैं। मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, जब मैं प्रोसेस बनाता हूँ, फिर मैं कहता हूँ ये करते हैं क्यों है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कह रहे यार हमें भी नहीं समझ में आ रहा, मगर 15 साल से करते हैं। मैंने कहा किसी ने मना नहीं किया, कहने लगा नहीं किसी के पास इतना टाइम थोड़ी है कि मना करे, बस कर रहे हैं। तो जब एनालिटिकल अप्रोच होती है, आप सवाल करते हैं ना, तो समथिंग डज नॉट मेक सेंस, तो वो वाली चीजें वैल्यू देती है कि भाई ये प्रोसेस हटाओ, और ये प्रोसेस क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है भाई, तो बस आप बताते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें बहुत ही ऑब्वियस होती हैं, लेकिन लोगों को नजर नहीं आती हैं, लोग उस पर एम्फेसाइज नहीं कर रहे होते हैं। तो हुमायूं साहब जैसे हैं, हुमायूं साहब गए होंगे तो बहुत सारी प्रोसेस इंप्रूवमेंट बहुत ऑब्वियस होती हैं, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया होता है, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं बनाया होता, उनके पास उतना फुर्सत ही नहीं होती। लेकिन आप जाते हैं और जब एक बर्ड आई व्यू लेते हैं, तो चीजें इनएफिशिएंसीज आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाती हैं, और फिर आप उनको रिकमेंड करते हैं, फिर वो कहते हैं तो यू वर्क एज ए कंसल्टेंट। तो मेरे ख्याल से आपकी एनालिटिकल अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप बिग पिक्चर से कहानी शुरू करते हो, सेगमेंट्स में ना जाते हो। ये मेरा आपको एडवाइस है जो लोग हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों 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 का जो जवाब है जी ना, वो आपको बहुत जी, बहुत आगे लेकर जाता है। क्यों ऐसा करते मैं हैं, क्यों ऐसा नहीं करते, बहुत अच्छी बात। मिनट दीजिएगा मुझे जरा, मैं 1 मिनट आया। और ये जो है इसी तरह से आपका जो लोगों की बात को सुनना और समझना, एक अच्छा बिजनेस एनालिस्ट जो है, एक अच्छा इंसान भी मैं कहूँगा, वो सुनने वाला होता है। वो बहुत गौर से सुनता है कि आगे वाला क्या कह रहा है। अगर सामने बैठा हो तो उसकी नॉन वर्बल जो है, उसकी क्या, वो किस तरह किस बात पे एम्फेसाइज कर रहा है, उसके हाथ कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीजें ना बहुत अच्छी होती हैं एक बिजनेस एनालिस्ट की। बहुत गौर से सुनने वाला होता है। उसके बाद फिर वो अपना डेटा जमा करता जाता है, जल्दी जल्दी लिखता है चीजें। उसके पास ब्लैंक पेपर होता है, उसमें की पॉइंट्स लिख रहा होता है, सवाल कर रहा होता है। और उसके बाद जब वो उसके पास डेटा जमा हो जाता है, तो फिर वो क्वेश्चनिंग शुरू करता है, कुछ थोड़ा सा आइडिया लगाता है, फिर वापस आता है, फिर पूछता है, फिर उससे नहीं पूछता, किसी और से पूछता है, फिर अपनी एक राय बनाता है। इस तरह से वो चीज़ बन रही होती है। अब ऐसा ऐसा वो बन के आती है, फिर उसको पेश किया जाता है, फिर उनका अप्रूवल लिया जाता है, फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली ये है एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल। हाँ, डोमेन नॉलेज को उसको होना चाहिए। तजर्बे से आ जाती है, तजर्बे से नहीं आती तो आपको जहाँ जा रहे हैं, जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, वो आप समझें पहले। उसके सप्लाई चेन में जा रहे हैं तो आपको बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको फोरकास्टिंग और ऑर्डरिंग और इन्वेंट्री लेवल्स वगैरह ये समझ में आना चाहिए। या अगर आप फाइनेंस में जा रहे हैं तो आपको जीएल बहुत अच्छा आना चाहिए, सारी रिपोर्टिंग आपकी उसकी, और क्लोजिंग और ये चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए, डेबिट क्रेडिट। आप अगर किसी और जगह जा रहे हैं, हेल्थ केयर में जा रहे हैं, तो आपको पता हो कि क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं हॉस्पिटल में, लेबोरेटरी का और ओपीडी का। वक्त के साथ साथ आदमी सीखता चला जाता है। अब जुबिया जो है ये के इलेक्ट्रिक में गई हैं, तो शी इज अंडरस्टैंडिंग यूटिलिटीज के, भाई पावर जनरेशन है, पावर कंजम्पशन है, लोड एनालिसिस है, लोड बैलेंसिंग है, बिलिंग है, और कंज्यूमर है मिलियंस में। इस तरह की सारी चीजें समझ में आहिस्ता आहिस्ता आती जाती हैं। बाकी ये कि जब हिम्मत होती है आदमी की, तो वो सब कुछ कर सकता है। उसके अंदर असल बात वो आदमी या खातून होती है कि जो कहते हैं यार मुझे ये करना है, बस अपने दिल में लाता है, कहते हैं हाँ ये मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर वो अपने आप को मॉडिफाई भी कर सकता है, हर चीज अपने आप की बदल सकता है। और ये इंसान ही है जो कि अपने आप को इस हद तक बदल सकता है कि हम कहते हैं ना कि ये अच्छा भला आदमी था, हम तो उसको ऐसा समझते थे, लेकिन यार उसने तो ऐसा करके दिखाया। ये चीज जो है ना, ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने रुदियत की है। और अगर आप अपने आप के अंदर ये पैदा करेंगे और कहेंगे यार मेरा ये मिशन है कि ये मैं बेहतरीन बिजनेस एनालिस्ट बनूंगा, पाकिस्तान का क्या वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन, तो आप बन जाएंगे। और आप सोचेंगे यार ये बड़ा मुश्किल काम है, और यार चलो अभी तो खाली बैठते हैं थोड़ा और गालियां देते हैं पाकिस्तान को, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। 1 बज गया है। इफ देयर आर एनी अदर क्वेश्चंस। असद भाई शायद ब्रेक ले रहे हैं। नहीं नहीं, मैं वापस आ ओके, गया, मैं बेल बज आ रही थी गए। तो देख लूं। असद भाई थैंक यू भाई, बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोग पूरे वक्त बस ये बैठे बच्चे रहे और सवाल कोई सवाल कर है रहे तो हैं। पूछ लें, हाँ, वरना तो फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। कोई है सवाल? लैला, शफक, जवाद, अशर, ये सब नजर आ रहे हैं।
नहीं तो फिर आप सर आप कोई बुक्स रेकमेंड कर सकते हैं? अभी फिलहाल तो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, बट आप कोई और बुक्स रेकमेंड कर सकते हैं? आप मेल कर दीजिए मुझे याहू वाले पे। मैं आपको बिजनेस एनालिसिस की डेब्रा पॉल की बुक है वो मैं भेज दूंगा। उसकी बुक भी है, टेक्निक भी है। क्योंकि बॉडी ऑफ नॉलेज थोड़ी ड्राई होती है, वो सच्ची एक एक्सपीरियंस आपको आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको बुक जरा आसान होती है। तो देयर इज अ बुक ऑफ बिजनेस एनालिसिस डेब्रा पॉल, वो पीडीएफ फॉर्मेट में। वैसे आप ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे भेजिएगा। तो मैं 2 बुक्स हैं जब मैं पढ़ाता हूँ, तो वो एक टेक्निक है और एक है, तो आप पढ़ते जाइए और उसको, दैट्स अ गुड बुक, उसको आप सीखिए, पढ़ सकते हैं आप। भाई दी में किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए तो ये जुबिया से कांटेक्ट कर ले, मैंने प्रेजेंटेशन इनको भेज दी है, तो ये प्रेजेंटेशन आप ले लें। बिल्कुल नीचे इसी चैट में आपको सरसत और फाउंडर अलायंस के अभी जो एक्टिव ईमेल एड्रेसेस हैं वो आपको अवेलेबल हैं। किसी को कोई और मज़ीद क्वेश्चन हो या कोई और इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन, तो ज़रूर आप ईमेल ड्रॉप कर दें एंड वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। एंड सो फार सो गुड। आई थिंक 1 बज गया, क्योंकि we have 2 more sessions at 1:30, तो हम wrap up करते हैं। जो लोग interested हैं हमारा 1:30 पे big data and data science and software quality assurance के भी sessions हैं। if you are interested तो आप again या तो chat में अपना email address post कर दें या Ponder Alliance के email पे आप एक email हमें दे दें and I will send you the invite link for that. Thank you for the session. हुमायूं साहब, असद साहब, आपकी इजाज़त तो उसको wrap up करके जी जी we'll see you in the मेरे यहाँ तो second अजान shift. शुरू हो गई है। चलो, Thank you very much. बहुत Thank you. अच्छा रहा जुबिया, very nice, well coordinated. Thank you everybody. Ponder Alliance को याद रखें, हमारी वेबसाइट आपको मालूम है, और हम इस तरह के सेशन और करना चाहेंगे. We want to help out our young ones and we want the industry academia alliance to grow, inshallah taala. Thank you. Allah Hafiz. thank you. Thank Stay you. safe everyone. Corona का सब कुछ है, so stay safe and कोई भी हो, leave a chat and I will add you in the next shift. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah. Allah Hafiz.